जी सर, सबन को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। करेंसी 31 करेंसी, 31 एक्सपीरियंस कर दे रहा। अच्छा हाँ ठीक है, संख्या बल कम हो गया है, संख्या बल कम हुआ है। रिकॉर्डिंग वाले ज़्यादा होंगे, वो भी हो सकता है। किसी किसी को जल्दी में चाहिए होता है ना सर, इंस्टेंट 2 मिनट मैगी, रिकॉर्डिंग में देखते होंगे, वो भी हो सकता है। खैर चलते हैं आगे। सल्तनत के लास्ट पॉइंट्स के ऊपर चले जाते हैं। लेट्स गो टू वन ऑफ द लास्ट पॉइंट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो फिर कुछ इकोनॉमी को खत्म करेंगे एंड उसके बाद देन विल बी प्रोसीडिंग फर्दर, है ना, समझे। नहीं होगा अपना 120 के आसपास होंगे। मतलब पहला प्लान ये था कि आई विल कंक्लूड अराउंड 300 350 आवर्स है ना, बट जिस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं वी विल हैव अराउंड 400 प्लस आवर्स। फिर हम कुछ बाकी नहीं छोड़ रहे हैं ना, फिर अब तो प्रीवियस के क्वेश्चन करवा दिए सर आपको। ग्रुप में कुछ एरर है, एक दिन में अपडेट कर देता हूँ मैं आपको सर, ठीक है। तो वी आर नॉट लीविंग एनी टॉपिक्स लेफ्ट आउट है ना। नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, 50-60% के आसपास वो ऑफलाइन वाला पर्सपेक्टिव चलता है ऑप्शनल में भी सर, और फिर बाकी की नोट्स दे दी जाती है। सब मेजोरिटी कैंडिडेट्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि नोट्स कोई खुलता ही नहीं है। फिर उनको ये लगता है कि भाई ये क्लास में जो करवाया उतना ही ठीक होता है, एंड देन नोट्स एंड क्लास विल एक्चुअली सप्लीमेंट ईच अदर। दूसरा क्या होता है कि कुछ कुछ कैंडिडेट्स के कारण फिर वो डिसग्रंटल फीलिंग उनको आ जाती है कि और भाई है ना हम क्या कहते हैं कि वी हैव पेड फीस एंड क्लासरूम में क्यों इतने सारे टॉपिक्स को टच नहीं करवाए सर, ठीक है। तो फिर द प्रॉब्लम कम्स अप कि क्लासरूम में ऑलरेडी ऑफलाइन में अगर आप यही चीज ऑफलाइन करोगे तो इसे 1.5 टाइम्स लगा देगा सर, है ना। 1.5 इसके लिए क्योंकि उसमें अलग ही गति चलती है, वो तेजस एक्सप्रेस की स्पीड के ऊपर चलता है सर, ठीक है। तो आप में से जिन जिन लोगों ने थोड़ा बहुत ऑफलाइन किया होगा उसको पता है कि भाई वहाँ दिक्कतें क्या क्या आती है सर, ठीक। तो हम लोग के पास उतनी लिबर्टी है कि वी कैन चार्ट आउट द स्ट्रेटजी ऑन आवर ओन, है ना। तो एटलीस्ट थोड़ा वेट करो बट थोड़ा तगड़ा करो सर। चलिए। नहीं मैं खुद पढ़ाता था, मुझे पता है ना सर, ठीक है। देखो मैं तो दोनों फॉर्मेट में पढ़ाया हुआ है, और फिर मैं ट्रांजिशन में भी था, मतलब बीच में तो मैं एक्सक्लूसिव ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करता था सर, ठीक है। तो आई नो दैट कि वहाँ क्या क्या, देखो उसमें एक इंटरेक्शन ऐसा था कि एक पर्सनल टच आता था जो कभी कभी यहाँ पे मिस आउट हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा, बट वी ट्राई टू इंक्लूड दैट एज वेल सर, समझो। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको वो पर्सनल टच भी मिल जाए सर, है ना। और यहाँ हम लोग बेस्ट पार्ट ये है कि ऑप्शन में कैंडिडेट्स कम है, तो कैंडिडेट्स कम है तो यू शुड मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, है ना। और क्या बताए सर, अगर हम लोग कम संख्या में है तो आप एटलीस्ट अपना मैक्सिमम गेन करिए यहाँ से, और वही समझेंगे आपको सर, ठीक है। चलिए, कौन सा नंबर आया है, 25-26 नंबर का है। चलो हम लोग आज खत्म करेंगे इकोनॉमी को एंड समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहानी इकोनॉमी के अंदर रहती है सर, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमी में कल हमने क्या पढ़ा था सर। तो यस्टरडे वी हैड स्टडीड अबाउट द नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, राइट। और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आपको बता रहा था कि इकोनॉमी में डेवलपमेंट क्या हुआ सर, ठीक है। तो नॉन एग्रीकल्चर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हमने देखा था। कुसुम, व्हाट यू कैन डू इज कि अच्छा जो भी नए स्टूडेंट्स हैं ना, ऑल द न्यू स्टूडेंट्स जस्ट सेकंड, है ना, बहुत और भी बच्चे होंगे सर जिन्होंने आज भी, एक दो बच्चों ने सुबह सुबह ज्वाइन। आप आज सुबह वाले हो या कल वाले हो? क्योंकि कल एक दो बच्चों ने ज्वाइन किया था, समन मैसेज में, है ना। आज सुबह में 7:30 बजे के आसपास मैंने देखा समन आल्सो ज्वाइन, ओके। सो 2-3 दिन से कर रहा हूँ ना सर, ठीक है। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, वो मिडिवल इंडिया से शुरू कर दो सर, है ना। मिडिवल इंडिया के प्रीवियस क्लासेस का रिकॉर्डिंग देख लीजिए सर, है ना। प्रीवियस क्लासेस का रिकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि इसमें भी क्या 20-22 क्लासेस ही हुए हैं मिडिवल इंडिया से। लेक्चर नंबर 68 ऑनवर्ड से मिलेगा आपको बेटा, है ना। तो आपको आइडिया रहना, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कहानी है उसकी सर, ठीक है। उसमें बुक लिस्ट भी दिया हुआ है, आई हैव आल्सो गिवन द बुक लिस्ट एज वेल, ओके। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ बुक लिस्ट से लेके रिसोर्सेज में, और उसका अप्रोच कैसे रखना है वो सब कुछ एक्सप्लेन किया, ओके सर, ठीक है। तो आप लेक्चर नंबर 68 से प्रीवियस क्लासेस देखना शुरू कर दो। मिडिवल इंडिया 1 लिखा होगा उसका टाइटल, है ना, क्लास का टाइटल है मिडिवल इंडिया 1, ओके। तो आप जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो ये देखिए, प्लस साइमल्टेनियसली आप क्या कह सकते हैं कि लाइव क्लासेस अटेंड करिए, है ना, समझे। लाइव क्लास क्यों, क्योंकि पेपर 2 हमारा लॉन्च होगा मिड दिसंबर में। पेपर 2 विल बी लॉन्चिंग मिड दिसंबर या एंड ऑफ दिसंबर, है ना, आगे पीछे हो सकता है बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ पेपर 1, है ना। तो आप तब तक मिडिवल को खत्म कर दीजिए सर, ठीक है, क्योंकि बीच में गैप आएगी अभी, जैसे कल परसों 2 दिन गैप है। फिर दिसंबर में हमारी फर्स्ट वीक में गैप रहेगी, ओके, वो प्री प्लान गैप है। तो उसमें भी विल बी एबल टू चार्ट आउट मैक्सिमम टॉपिक्स, ओके, मतलब आप रिकॉर्डिंग में खत्म कर सकते हो सर, ठीक। तो आप इसके साथ चले जाना, है ना, रिकॉर्डिंग क्लासेस देख के फटाफट फटाफट फटाफट, मतलब अपने टाइम के हिसाब से, सो दैट आपके ठीक ठाक टॉपिक कवर भी हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। होपफुली और कोई क्वेरी होगी तो बताइएगा मुझे सर, ठीक है। रैक्स और रोप्स, देखो रोप्स तो पहले से थे, रैक्स में कारपेट सिस्टम की जो टेक्निक थी वो थोड़ी बहुत बदली थी सर, है ना। तो ये कहानी मिलेगी, मैं कहाँ जा रहा है, यहाँ पे हूँ यार, कहीं नहीं जा रहा हूँ सर, ठीक है। एंड ऑफ ईयर में कहाँ जाएंगे, ओके। चलो लेट्स मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो मैं आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या है दिल्ली सल्तनत में, और इसी को ही न्यू क्राफ्ट के रूप में भी देखा गया है सर, ठीक है। अब इसमें ना कुछ कुछ किताबों में शिपिंग इंडस्ट्री लिखी गई है कि शिपिंग इंडस्ट्री, टर्किश ने नई टेक्निक, एक्चुअली टर्किश ने क्या किया कि ये जो नेल्स वेल्स होते थे ना, मतलब उसकी क्या कहते हैं खिल्ली होती है और लकड़ी का पटिया होता है, वो थोड़ा बड़ा कर दिया था इन्होंने। तो अगर शिपिंग इंडस्ट्री में अगर आप टेक्निक समझने की कोशिश करिए तो उसमें ज्यादा फंडामेंटल चेंज नहीं था, बट हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस जो शिपिंग था, ये लॉन्ग डिस्टेंस शिपिंग के लिए थोड़े बहुत चेंजेस आए थे। वो टेक्नोलॉजिकल चेंज थे इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शिप, है ना। मैन्युफैक्चरिंग का था कि जो उसकी प्रोसेस थी बनाने की, उसमें लकड़ी के पटिए और वो है ना खिली बिली, और वो सब थोड़ा फिर मास्क का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो वो तो हो रहा था पहले भी, पर वो छोटी वाली शिप्स है ना, इंडस सिविलाइजेशन में या बाकी सारे केसेस में सर, समझे आप लोग, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट।
तो ये इसके लिए न्यू क्राफ्ट के रूप में सीधा नहीं मानता हूँ, मतलब है ना, हम इसको ऐसे नहीं मान सकते कि भाई नया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। नया इंट्रोडक्शन किया था ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर या पेपर मेकिंग के अंदर किया, मिलिट्री में ये स्टिरप्स का आयरन स्टिरप्स का है, हॉर्स घोड़े की नाल का उपयोग करना सब ठीक है, टिन कोटिंग करना मैंने आपको बताया है ना, बर्तन के अंदर वो टिन का लेयर चढ़ा देना सो दैट रस्टिंग ना हो और फिर केमिकल रिएक्शन के कारण चीजें आपको है ना गंदी ना लगे सर, समझ आप लोग ठीक है। तो उसमें तो थोड़ा नया ही हुआ है, डिस्टिलेशन में थोड़ी डेवलपमेंट होती है और डिस्टिलेशन के कारण फिर राजा अलग अलग प्रकार की वो प्रभाव भी डालेगा। चलिए अब आगे चलते हैं, समझते हैं कि ये जो न्यू क्राफ्ट का डेवलपमेंट हुआ हम एक्चुअली देख रहे थे थर्ड अर्बनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, तो हम जो टॉपिक्स को कर रहे थे वी वर एक्चुअली डूइंग फ्रॉम द थर्ड अर्बनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू सर ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि थर्ड अर्बनाइजेशन के पीछे के फैक्टर्स क्या क्या थे सर ठीक है। तो इसमें फैक्टर्स के अंदर हमने कल के क्लास के अंदर एग्रीकल्चर फैक्टर देखा और जब एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन हुआ एज पर द प्रोफेसर हबीब वी सी साइमल्टेनियसली नॉन एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो रहा है और नॉन एग्रीकल्चर में नए क्राफ्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, नए क्राफ्ट का डेवलपमेंट हो ही रहा है साथ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा सर ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग क्यों होगा, क्योंकि वी सी दैट ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली द कारखाना सिस्टम गॉट प्रोलिफरेटेड सर है ना। तो ये जो कारखाना सिस्टम है ये कारखाना सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही साथ आप देखोगे कि प्राइवेट कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी उसका भी डेवलपमेंट हो रहा था, ये कारखाने सुल्तान के द्वारा बनाए जाते थे, स्टेट के द्वारा बनाए जाते थे सर ठीक है। तो उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा और जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ गया सर। ये ट्रेड एंड कॉमर्स ने एक अलग ही प्रकार का व्यापार को डेवलप किया और उसके कारण क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ सर, समझ आप लोग ठीक है। तो यू नीड टू सी दिस ग्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी हम लोग है ना ये खत्म किया है, हमने ये खत्म किया था, अब यहाँ पे आया है सर ठीक है। आज ट्रेड एंड कॉमर्स देखेंगे और ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर से ये प्रश्न इसने पूछा है। वो प्रश्न क्या पूछा है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड जो था उसने अर्बनाइजेशन इन नॉर्थ इंडिया को कैसे सपोर्ट किया। देखिए ये स्पेसिफिकली पूछा है, लोकल ट्रेड नहीं पूछा है। हाँ समझे नहीं समझे कि भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार, नॉर्थ इंडिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मतलब लैंड रूट से चल रहा है, ओवरलैंड ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर रहा है सर, समझे आप लोग। ओवरलैंड का मतलब है कि भारत सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड है, भारत वेस्ट एशिया से कनेक्टेड है सर है ना। उन सब रीजन के साथ व्यापार होते होते उत्तर भारत, स्पेसिफिकली उत्तर भारत के अंदर है ना, आप गुजरात तक लिख सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत ओशनिक ट्रेड भी आ जाएगा। गुजरात वाज कनेक्टेड टू वेस्ट एशिया एंड गुजरात वाज आल्सो कनेक्टेड टू ईस्ट एशिया सर। गुजराती व्यापारी मतलब है ना कितने खुंखार थे सर, चाइना तक जाते थे। तो चाइनीज व्यापारी को लगता था यार कि ये क्या हो गया सर है ना, ये बीच में इनकी बोट कहाँ से आ गई। तो समझ में आता साउथ ईस्ट एशिया वाले लोग चाइना तक जाते थे, तो गुजराती व्यापारी ईस्ट अफ्रीका जा रहे हैं है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया तक जा रहे हैं सर है ना, ईरान से होते हुए सर फिर चाइना तक भी जाएंगे। तो पहले से ग्लोब ट्रॉटर्स रहे यहाँ गुजराती लोग, बोलते हैं ना कि ये घुमक्कड़ लोग हैं सर ठीक है। तो आप मीडियल इंडिया में देखोगे और इवन एंशिएंट में भी देख लीजिए, हड़प्पन में भी अल्टीमेटली लोथल जो थे तो गुजरात वाला ही रीजन था ना सर, समझे। तो वहाँ से वही कहानी चलती है ना। चलो लेट्स मी कम बैक टू दिस पॉइंट है ना। तो अब हम लोग कारखाना सिस्टम के ऊपर चले जाते हैं, लेट्स गो टू द कारखाना सिस्टम एंड लेट्स सी ये कारखाना सिस्टम में क्या डेवलपमेंट हुआ और ये कारखाना सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है। एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रूप में काफी लोग मानते हैं इसको, खैर इसको पूरी तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं मानते हैं क्योंकि उतने फंडामेंटल चेंजेस नहीं हुए थे, बट एटलीस्ट आपको ये आइडिया रहना चाहिए सर ठीक है। इसके ऊपर से अलग से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ दिया था और वो क्वेश्चन क्या था कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है ना, कुछ पूछा था ना सर ये वाला, इवैल्यूएट द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया फ्रॉम 1200 टू 1500 सी सर ठीक है। कि भाई भारत में 1200 से उद्योगों की परिस्थिति की समीक्षा कीजिए सर ठीक है। तो अभी पहले कारखाना देखते हैं फिर ये क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूं तो आपको आइडिया रह जाएगा कि क्या क्या स्टोरी है सर ठीक है। तो व्हेन द नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टुक प्लेस, जब क्राफ्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, नई नई चीजें बनने की शुरुआत हो रही है, तो इस पीरियड के समय पे राजा को लगा कि मुझे खुद अपने लिए भी बनाना चाहिए सर, समझे आपको ठीक है। तो होता क्या है इन द होल प्रोसेस वी सी द कारखाना वर एस्टैब्लिश्ड बाय द किंग सर है ना। तो राजा के द्वारा फिर कारखाना को एस्टैब्लिश करवाया जाता है और ये जो कारखाना थे ये बेसिकली अल्टीमेटली प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। देखिए प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था सर ठीक है। तो सुल्तान जो कारखाना बना रहे थे वो अपने पर्सनल यूज के लिए बना रहे थे, या बेसिकली आप देखोगे तो रॉयल हाउस होल्ड के लिए बन रहे थे, या ज्यादा से ज्यादा उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ऑफिशियल्स थे, आर्मी थी, उसके लिए जो भी डिमांड हो रही थी उसके लिए उसने कारखाने बनाए थे। पर होता क्या था, मैंने आपको कल के क्लास में भी बताया था कि एक राजा अगर टैग ह्यूअर की घड़ी पहनता है तो ऑब्वियस था कि प्रजा को भी ऐसा लगेगा कि टैग ह्यूअर हम पहनेंगे। अब टैग ह्यूअर लेने की औकात तो थी नहीं कॉमन मैन की सर है ना, 2-5-10 लाख रुपए 5 करोड़ की घड़ी आती है सर ठीक है, एयरपोर्ट से आते हो कस्टम ऑफिसर से पकड़ भी ले सकते हैं सर, है ना। तो फिर आप क्या करते हो, आप टैग हायर पहनते हो सर, ओके। तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि टैग ह्यूअर की जगह आप उसकी जगह क्या पहनोगे, टैग हायर पहन लोगे सर ठीक है ना, कि भाई ह्यूअर तो पॉसिबल है नहीं सर है ना। तो टैग हायर फर्स्ट कॉपी पहनने की शुरुआत की। ये जो फर्स्ट कॉपी का कांसेप्ट है ना सर, ये दिल्ली सल्तनत में शुरू हो गया था गेटिंग ऑफ। तो ये फर्स्ट कॉपी का डेवलपमेंट के कारण वी डू गेट इंस्टेंसेस कि अब यहाँ कॉमन मैन इमिटेट कर रहा है रॉयल हाउस होल्ड्स को, तो अल्टीमेटली इससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा सर है ना। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है दिस क्रिएट्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, समझे आप लोग ठीक है। तो आपको हमेशा इसको इस सापेक्ष में देखना है कि कारखाने इस राजा के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए थे, कारखाने के अंदर कुछ लेबरर्स थे, हजारों की संख्या में भी कहीं कहीं मिलेंगे, पर उससे जॉब्स, इनकम, एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से मतलब जो अर्बनाइजेशन को सपोर्ट करेगा उतना नहीं बनेगा सर। पर होता क्या है कि उसको इमिटेट जब किया जाता है लार्ज स्केल में, बताया ना सर है ना, राजा एडिडास पहनता था तो प्रजा ने कहा कि हमको भी पहनना है, तो प्रजा ने फिर अबिदास पहनना शुरू कर दिया सर, गेटिंग पॉइंट है ना। तो वही कहानी है सर ठीक है। राजा अगर आप पकड़ने की कोशिश करो सर है ना, मैंने आपको बताया था कि रीबॉक पहनता था सर ठीक है, तो प्रजा कहती है कि हम भी पहनेंगे सर ठीक है, तो प्रजा ने रीबॉक पहनना शुरू कर दिया सर, गेटिंग पॉइंट है ना। तो लोगों सेम ही होगा, आप समझने की कोशिश करिए, बट अल्टीमेटली थोड़ा 19-20 करके माल चिपका दिया जाता था सर ठीक है। तो ये सब कहानी आपको बहुत सारी दिखेगी जो प्राइवेट ओनरशिप के अंदर इमिटेट हो रही है सर ठीक है। अब ये कारखाने दो प्रकार से थे, मैंने आपको बताया। पहले तो आप पकड़ने की कोशिश करोगे स्टेट ओन कारखाने हुआ करते थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। दिल्ली के अंदर हुआ ये कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और राजा की जो नीड्स थी, राजा की जो डिमांड थी, ये सब बढ़ जाती है और इसी के कारण ये कारखाना इसने बहुत बड़ा रोल प्ले करना शुरू कर दिया सर ठीक है। ऐसा कहा गया है कि बिफोर द एडवेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत इंडिया वाज गोइंग थ्रू फ्यूडलिज्म फेज। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये सामंतवाद की आइडियोलॉजी कैसी थी सर ठीक है। तो डिबेट इज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, आप में से जो भी बच्चे नए हैं वो लेक्चर नंबर 68 से देखना शुरू करो तो आपको लिंकेज समझ में आ जाएगी सर ठीक है। तो कहानी ये चलती है कि दिल्ली के राजा ने बेसिकली यहाँ कारखाने सिस्टम को बनाया। ये कारखाने की खासियत ये हुआ करती थी कि उसको अपने रॉयल हाउस होल्ड के अंदर जो भी चीजें की जरूरत थी उसके लिए कारखाने बनाए जाते थे। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड और स्टेट इनिशिएटेड कारखाने थे, जहां पे एक नोबल को अपॉइंट किया जाता था, ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाता था मिनिस्टर के रूप में है ना। उसको मलिक कहते थे या खान कहते थे। खान इसके लिए क्योंकि टाइटल्स अगर आपको भी पता होगा कि जो आपके टर्किश और सेंट्रल एशियन ओरिजिन की ट्राइब्स थी उनके ग्रुप के लीडर को खान कहा गया था सर ठीक है। तो बेसिकली ये टाइटल के रूप में आपको दिखेगा। फिर आपके अकाउंट सुपरवाइजर होंगे, इसके लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया है ना, दीवान बनता है। तो बेसिकली दीवान मजमा कहते थे उसको। दीवान मजमा का इंपॉर्टेंस ये था कि वो अकाउंटिंग का काम करेगा सर है ना, कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है कितना नहीं हो रहा है ना। तो इनिशियली कारखाने दिल्ली में बनेंगे आपके
और दिल्ली के जैसे ही कारखाने फिर और भी रीजन के अंदर कॉपी किए जाएंगे बाय द स्टेट एंड ऑल्सो बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेस एज वेल सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो दो टाइप के कारखाने बेसिकली पहले राजा बनाता है सर, ठीक है। पहले कारखाने थे उसको कहते हैं रतीबी कारखाने सर, ठीक है। और दूसरे कारखाने होते हैं इसे कहा जाता है गैर रतीबी कारखाने सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रतीबी एंड गैर रतीबी कारखाने? तो रतीबी कारखाने वर दोस एक्चुअली प्रोडक्ट्स जो नॉर्मल केसेस में आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो खाने के लिए और डे टू डे जो जरूरत थी उसके लिए आपको मिलेंगे सर, ठीक है। बेसिक नीड्स के लिए वाटर सप्लाई हो गया है, फिर घोड़े के तबेले हो गए हैं, आदि इधर जानवरों की जो चीजें होती है रिक्वायरमेंट होती है सर, है ना, फूड फॉडर स्टेबल्स के लिए है सर, है ना, किचन है, उन सब के लिए आपको मिलेगा सर, गेट पॉइंट। ये रतीबी कारखाने का इंपॉर्टेंस क्या था पता है? इसके लिए एक फिक्स एक्सपेंडिचर आ गया था। क्यों फिक्स एक्सपेंडिचर था? क्योंकि राजा को पता था कि दिस इज माय बेसिक नेसेसिटी, और ये बेसिक नेसेसिटी जब तक पूरी नहीं होगी तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं पाऊंगा। देखो इज वेरी स्मार्ट, है ना। तो ही नो दैट कि द रतीबी कारखाने आर द सर्वाइवल पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन सर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनफैक्ट, है ना, एक फिक्स्ड सिस्टम को नहीं बनवाऊंगा तो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द डिमांड एंड सप्लाई सर, है ना। तो मेरा सप्लाई मुझे फिर चाहिए होगा, वो नहीं मिलेगा, तो उसके लिए उसने पैसा भी यहाँ से पहले से अलॉट करवा दिया सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि करीबन 1.5 लाख तनख्वाह के आसपास ये उसका मंथली एक्सपेंडिचर, दिस वाज एक्सक्लूसिव ऑफ द सैलरीज दैट वर गिवन टू द वर्कर्स। एक्सक्लूसिव ऑफ सैलरी का मतलब है कि यहाँ पे कोई काम कर रहा है तबेले के अंदर सर, स्टेबल्स के अंदर ना, घोड़े का तबेला था, हाथी का तबेला था सर, और भी जानवरों का था, तो उसमें अलग सैलरी मिलती थी सर। ये बाकी सर उसके मेंटेनेंस के लिए है, जानवरों को भी खिलाना पड़ता है ना सर, ऐसा तो है नहीं सर, है ना, कि आप खुद खाओगे और जानवरों को नहीं खिलाओगे तो फिर दूध दही पनीर कहाँ से निकलेगा सर, ठीक है। तो कहानी ये भी आपको मिलती है कि ये जितने भी पेरिशेबल गुड्स है डे टू डे सप्लाई के लिए, पानी वानी के लिए आपको चाहिए होता है सर, है ना। फिर इनको थोड़ी बहुत ये सेंट की, परफ्यूम की थोड़ी आदतें थी सर, ठीक है। तो ये सब चीजों को इन्होंने रतीबी कारखाने में डाले सर, ठीक है, समझे। ये रतीबी कारखाने मूलतः से बेसिक नेसेसिटी में थे, इसके लिए इसके फिक्स्ड हेड को बना दिया, इसके एचओडी को बना दिया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया सर, ठीक है। उसके लिए पैसा दे दिया अलग से, कहा कि भाई ये देखो तुम्हारा मंथली एक्सपेंडिचर है, आपको इसी से ही इनको डेली रेगुलर सप्लाई करना है सर, ठीक है। इसके साथ दूसरा था गैर रतीबी कारखाना। ये ऐसा कारखाना था जो मैन्युफैक्चरिंग करता था रॉयल नीड्स को। ये रॉयल नीड्स में वेपन्स भी हो गए, इसके अंदर आपकी फर्नीचर, तंबू, कारपेट हो गई सर, समझे। या रॉयल स्टैंडर्ड्स आपने देखोगे जैसे एम्बलम होता है हमारा आज की तारीख में सर, ठीक है। तो राजा के समय के अंदर आपको इस प्रकार का रॉयल स्टैंडर्ड्स, वो बलबन के समय पे रॉयल पैराफेलिया होता था सर, वो पहन के चलता था रोब वोब को सर, ठीक है। तो वो सब चीजें आ जाएगी आपके यहाँ पे, है ना। तो उनकी जो भी जरूरत थी डे टू डे नीड की, या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलवाने के लिए, वो है ना बाकी सारी जगह पे डिपार्टमेंट में भी भेजना पड़ता है कि ये राजा का सिंबल है सर, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको यहाँ से दिखेगी। अब इसमें कोई फिक्स ग्रांट नहीं थी। क्यों फिक्स ग्रांट नहीं थी? आज राजा ने 500 चीजों को उत्पादन किया, फॉर एग्जांपल उसने स्टैंडर्ड, उसने सील बनवाया, राजा ने अपना सील बनवा दिया ऐसा वाला था, ठीक है, नहीं अपना शौक से बनवाया सब। अब आज 500 बनवाए उसने, किसी को गिफ्ट दिए, किसी अपने स्टेट कैपिटल में, प्रोविंशियल कैपिटल्स में इक्तेदार को दे दिया, बोले लगवा दो, है ना, पब्लिक को दिखना चाहिए सर, ठीक। फिर 1-2 साल के बाद किसी ने उसका गला काट दिया ना, ऑल दिस थिंग्स ना, कुछ ना कुछ होता है, किसी ने पत्थर मार दिया ना, मूर्ति का लोग गला काट देते हैं आजकल सर, ठीक, मूर्ति का भी गला काटते हैं। तो इसी के चक्कर में देन किसी ने कंप्लेन कर दी कि राजा वो आपने दिया था तो वो स्टैंडर्ड बना के सर वो टूट गया सर, ठीक। राजा कहता कोई बात नहीं, फिर से नया ला के देता हूं सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो इसके लिए आप पकड़िए कि इसमें कोई फिक्स एक्सपेंडिचर नहीं था, ना वो फिक्स, पर जरूरत पड़ने के ऊपर राजा सालाना पैसा खर्चाता था, समझे नहीं समझे। तो यू विल फाइंड कि देयर वर मल्टीपल एक्सपेंसेस। इसमें फारस खाना दिखेगा, फारस खाना बेसिकली आप देखिए किसके लिए यूज होता है। फारस खाना इज यूज फॉर दिस थिंग, है ना, आपकी जो तंबू होता है ना, तंबू सर, ये तंबू के लिए यूज होता है सर, यू नो दिस ना, फारस खाना कहते हैं उसको। तो आप गांव में जाओगे ना तो मंडप डेकोरेटर्स को या तंबू डेकोरेटर्स के रूप में उसको नहीं पहचानते, जो डेकोरेशन का बिजनेस करते हैं ना। सो इन द लोकल लैंग्वेज इट इज नोन एज फारस खाना सर, ठीक है। तो डेकोरेशन का जो बिजनेस होता है उसको फारस खाना के रूप में, इसी तौर के ऊपर आपके अलग अलग रॉयल स्टैंडर्ड्स को आलम खाना कहते थे सर, ठीक है ना। फिर वार्डरोब्स को कहते थे जामदार खाना सर। अब देखिए इसमें कितना पैसा खर्च कर रहा है सर, 6 लाख टन का स्पेंड कर रहा था, 6 लाख टन का फॉर द वार्डरोब्स। तो यू कैन इमेजिन कि कपड़ों के लिए राजा कितना शौकीन था सर, ठीक है, समझे आप लोग, ठीक। फारस खाना के लिए 2 लाख टन का है सर, समझे। फूड के लिए मैंने आपको बताया अलग से 1,60,000 टन का उसने अलग से रखा है, पर ये रतीबी में आता है सर, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कि इवन द गैर रतीबी वाज मोर एक्सपेंडिचर है ना उसमें। अब खाने में आप उसने रखा है, उसने जामदार खाने में इतने डाले हुए सर, है ना, क्योंकि वो राजा शौकीन था ना, बलबन दलबन जैसा, तो पॉम्प के अंदर बहुत मानता था, बोले जब तक रॉयल स्टैंडर्ड्स और पॉम्प के बिना निकलोगे तो अपनी इज्जत नहीं रहेगी सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। ये होना चाहिए ना सर, है ना। आप देखिए पाकिस्तानी आर्मी को देख लीजिए सर, है ना, तो एक भी युद्ध जीते नहीं, पर यहाँ कितने सारे मेडल लगा के चलते हैं, समझ में नहीं आता। इसमें इनफैक्ट ये पाकिस्तान अफगान में देखिए सर, ठीक है, ये अफगान में फील्ड मार्शल दोस्तों करके हुआ था, रशीद दोस्तों, अगर आप देखोगे वो भाग गया सर, है ना, तालिबान के कारण। वो इतना मेडल लगा के घूमता था सर, नॉर्दर्न अलायंस का चीफ हुआ करता था एक टाइप के ऊपर सर। तो रशीद दोस्तों को लोग है ना बहुत मारे, ये वॉरलॉर्ड हुआ करता था 90s में सर, ठीक। तो वो जो महाशय थे वो इतने सारे लगा के घूमते थे, तो जब तालिबान ने सेकंड टाइम अटैक किया और फिर किसी ने कहा कि इनके पास तो बड़े बड़े फील्ड मार्शल्स है सर, ठीक है, सबके सब निकल जाते हैं सर। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, है ना। तो ये सब कहानी आपको दिखेगी रतीबी गैर रतीबी कारखाने के रूप में, और इसी बेसिस के रूप में इनकी कारखाना सिस्टम चलती है सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब कारखाने की पहले तो आपको 2 प्रकार दिख जाएंगे, रतीबी और गैर रतीबी, इनका एनालिसिस आपको करना है सर, ठीक है। तो हम लोग जब कारखाने को देखते हैं तो जो डेली नेसेसिटीज का कारखाना था, वो बेसिक नेसेसिटीज का था, वो बहुत ही ठीक ठाक चल रहा था। बट जो गैर रतीबी कारखाना है, जो ह्यूमन लेबर से, वो भी ह्यूमन लेबर से ही बनता था, मजदूर तो दोनों जगह के ऊपर थे। अब सवाल ये था कि यहाँ पे स्लेव्स कौन आते थे या लेबर कौन था सर, ठीक है। तो लेबर के रूप में आपको दिखेगा कि राजा के पास कोई लेबर की कमी नहीं थी। क्यों नहीं कमी थी? क्योंकि स्लेव्स का मार्केट एक अलग से ही डेवलप हो चुका है सर, ठीक है। तो स्लेव सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी हमने चर्चा कर ली है सर, है ना। और स्लेव का इंपॉर्टेंट क्या था इन द एडमिनिस्ट्रेशन साइड, इन द मिलिट्री साइड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट, है ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सर, है ना। तो आई डोंट सी कि any kind of problem when it comes to the slavery side aspect, and मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत आएगी सर उसके अंदर से समझने में भी सर, ठीक है। तो we had already covered up that point, तो इसके लिए बट आपको खाली आइडिया रहना चाहिए कि स्लेव्स का बहुत बड़ा रोल प्ले था इन दी होल डेवलपमेंट सर, है ना। तो मलिक काफूर की कहानी है, बलबन की कहानी है, फिरोज शाह तुगलक ने ये दीवाने बलगा करके एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, अगर आपको पता होगा। तो दीवाने बलगा करके जो डिपार्टमेंट था ये किसके लिए बनवाया गया था सर, है ना। दीवाने बलगा वाज अ डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द स्लेव्स ओनली सर, ठीक है। तो ये जिस तरह से इन्होंने काम किया था, ये कार्य के बाद इनका उपयोग काफी अच्छी तरह से हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ, आर्मी के अंदर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी होता है सर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने तो स्लेव्स की प्राइसेस भी फिक्स करवा दी थी सर, ठीक है ना। तो प्राइसेस को फिक्स करवाने के कारण क्या हो रहा था कि अगर कोई स्लेव को आपको मजदूरी के रूप में रखना है तो उसको है ना 12 से 15 या 10 टन के अंदर आप उसको खरीद सकते हो सर, ठीक है। फिर अगर आपको एक्सपीरियंस स्लेव चाहिए, एक्सपीरियंस स्लेव्स का मतलब है कि अ पर्सन इज मोर एक्सपीरियंस, उसको थोड़ा 2-5 साल का अनुभव है, तो उसको 15-20 टन के में खरीदा जाता था सर, ठीक है। फिर यू विल फाइंड कि अगर आपको किसी को कॉन्क्यूबिन के रूप में, कॉन्क्यूबिन का मतलब है कि किसी को मिस्ट्रेस के रूप में रखना है, काइंड ऑफ, है ना, अपनी हराम में रखना है सर, लेडी को या वुमन को सर, है ना। इवन लड़कों को भी रखा है, हैंडसम बॉयज वर आल्सो यूज्ड एज कॉन्क्यूबिन्स, है ना। तो उनके लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने सिस्टम बनवाई थी। और हमने आपको बताया था कि ये जो स्लेव्स का मार्केट था, ये मार्केट की खासियत ये हुआ करती थी कि इसमें अलग-अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ स्लेव्स मिल जाएंगे सर, ठीक है। तो बरानी तो पूरा एक लिस्ट बताता है
तो आप जब दुकान में जाते थे, दुकानदार आपको एक लिस्ट देता था, बोले ये लो मेनू है, और ये मेनू के अंदर से देख लो कि भाई कौन सा चाहिए सर, ठीक है। एक्सपीरियंस चाहिए, नॉन एक्सपीरियंस चाहिए, छोटी उम्र वाला चाहिए, बड़ी उम्र का चाहिए, स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए सर, ठीक है ना, मिक्स जेंडर चाहिए, वी हैव गॉट ऑल वैराइटीज अवेलेबल सर। हाँ नहीं, दिस वाज द रियलिटी सर, ठीक है। तो इतनी बड़ी मात्रा में आपको स्लेव्स दिखेंगे सर, ठीक है। और उसमें फिर ये अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है, और उसमें प्राइसेस फिक्स थे, तो बाद में प्राइसेस भी आते थे सर, ठीक है, कि इफ यू वांट अ हैंडसम बॉय सर, बरानी लिखता है कि हैंडसम बॉय की वो स्लेव्स की कीमत थी कुछ 25 टंके के आसपास सर, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट की प्राइसेस फिक्स करवाई थी सर, ठीक है। सो दिस हैंडसम बॉयज वर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल लेबर एज वेल एंड आल्सो इन द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एज वेल सर, ठीक है ना। तो आपको ये स्लेव्स की तो अलग ही कहानी दिखेगी सर, है ना। आप पढ़िएगा सर, उसको एक्सपेक्ट करिएगा सर। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ बात-बात के ऊपर, क्योंकि आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली स्लेवरी सिस्टम से आएगा, है ना, द नेचर ऑफ द स्लेव्स इन दिल्ली सल्तनत, है ना, द कंडीशन ऑफ द स्लेव्स इन दिल्ली सल्तनत सर, ठीक है। तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए सर कि क्या-क्या कहानी रहती है सर, है ना। अब क्या इनफैक्ट ये स्लेव्स के पास राइट्स हुआ करते थे? नहीं हुआ करते थे सर, किडिंग अपॉन, है ना। ऑब्वियस था ना, स्लेव्स किसको कहते हैं, गुलाम किसको कहते हैं, राइट हो गए तो स्लेव्स थोड़ी कहेंगे। बट या कुछ-कुछ गुलाम ऐसे थे जो बहुत ही राजा के निकट आ गए थे, मतलब जैसे मलिक कफूर को देख लीजिए, या पहले कुतुबुद्दीन को देखिए सर, ठीक है। तो दे केम वेरी नियर टू द किंग्स, है ना, पर वो स्लेव्स अलग थे। जो इनिशियल स्लेवरी सिस्टम के थ्रू आए, वो सब अलग हुआ करते थे सर, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि बाय द पीरियड ऑफ फिरोज शाह तुगलक तक आते आते ये जो स्लेवरी सिस्टम है, उसकी कहानी बदल जाती है, क्योंकि फिरोज ने बहुत डाइवर्सिफिकेशन किया था। उसने तो क्या स्पेशल ऑफिशियल्स को भेजा कैप्चर करने के लिए, मतलब गुलामों को उठा के लेके आओ कहीं से भी। और फिर फिरोज के समय पे जो स्लेव्स की जो पूरी आइडियोलॉजी थी, वो पूरी बदल जाती है सर, ठीक है। और स्लेव्स ने फिर उसके सामने बगावत भी करवाई, क्योंकि कुछ स्लेव्स को सेना में डाला गया, कुछ को कारखाने में डाला गया, आर्टिजन। तो बेसिकली करीबन फिरोज शाह तुगलक के समय पे ऐसा था कि उसने 12,000 गुलामों को यहाँ कारीगरी में लगवाया था, या मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे कुछ आंकड़े आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है। तो ये सब स्टोरीज आपको मिलेगी सर, हाँ, गेटिंग अपॉइंट। तो इसी बेसिस के ऊपर से आपको ये पता चलता है कि स्लेवरी सिस्टम जो है, ये स्लेवरी सिस्टम का अलग ही कहानी आपको मिलती है सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉइंट। तो ये जितने भी लेबर्स थे, ये जितने भी स्लेव्स हुआ करते थे, ये स्लेव्स को बेसिकली आप पकड़ने की कोशिश करोगे, अपॉइंट किया जाता था इन द मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट सर, गेटिंग अपॉइंट, है ना। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट है, इसके बेसिस के ऊपर से इनका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है सर, ठीक है। अब क्या-क्या चीजें की राजा ने सर, ठीक है। तो ये जो गैर रतीबी कारखाना है सर, है ना, गैर रतीबी कारखाना है, वहाँ पे अलग-अलग प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग होने की शुरुआत हो जाती है सर, ठीक है। यू विल फाइंड रॉयल हाउसहोल्ड के अंदर एक नोबल को अपॉइंट किया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कितने 2 लाख के आसपास कपड़े बनवाए सर, 2 लाख रोब्स पर ईयर, है ना। और ये दर्शाता है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी बड़ी मात्रा में हो रही थी सर, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक अपने यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया जामदार खाना कहते थे उसको, सो इट वाज नोन एज़ जामदार खाना, जहाँ पे वार्डरोब्स बनते थे इनके सर, अलग-अलग कपड़े बनते थे सर, ठीक है। तो वो फिर ऑफिशियल्स को देता था, फिर अपने आजू-बाजू के राजाओं को दे देता था सर, ठीक है। और तुगलक के समय पे वी आल्सो कम टू नो कि उसने 500 के आसपास ये गुजरात वाले रीजन से पटोला जो वर्कर्स होते हैं ना सर, ठीक है, मैंने आपको कल बताया था हैंडीक्राफ्ट के अंदर, उन सबको उठवाया, एंड देन यू विल फाइंड कि उनको उठवा के फिर स्पेशली ये गोल्ड की ब्रॉकेट वर्क के अंदर लगाया, गोल्ड ब्रॉकेट वर्क एंड गोल्ड की जो एम्ब्रॉयडरी हो रही है उन सब के अंदर सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड एज अ पार्ट ऑफ रतीबी एंड गैर रतीबी कारखाना। रतीबी में तो डेली नीड्स थी, तो उससे भी प्रोडक्शन हो रहा था। मेन तो गैर रतीबी था, क्योंकि उसमें क्या बाकी सारी चीजें बहुत सी ना पॉम्पस वाली सर, ठीक है। आज भी यही होता है ना सर, ठीक है। रूलिंग क्लास अगर कोई चीज करता है, तो कॉमन मैन उसको इमिटेट करे। ये है ना, ये क्या कहते हैं इसको, एक रेप्लिका इफेक्ट के रूप में देख सकते हो, या आप है देखा-देखी देख सकते हो, कंपैरिजन के रूप में आप देख सकते हो कि अगर शासक कुछ कर रहा है, मतलब जो एलीट क्लासेस है ना, तो पीपल विल ट्राई टू कॉपी दैट, है ना, कि यार वो पहन रहा है तो हम भी पहनेंगे सर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये पूरी सिस्टम आपको चलती है। अब जैसे आप देखिए कि वेस्ट कोट है, वेस्ट कोट, ये जैकेट पहनते हैं लोग सर, ठीक। तो रूलिंग क्लास ने पहनना शुरू किया सर, ठीक है। फिर उसके कारण आप पकड़िए आज की तारीख में कॉमन मैन भी, शादी ब्याह हो जाता है या कोई पॉलिटिकल मीटिंग में जाना होता है, कुछ भी छोटा-मोटा हम भी पहन के चलते हैं, हमारा भी रुतबा लगना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टोरी आपको हमेशा दिखेगी सर, है ना, यू विल फाइंड द स्टोरी एवरीवेयर सर, ठीक है। तो अलग-अलग प्रकार की चीज़ों को बनने की शुरुआत होती है कारखाने के अंदर सर, ठीक है। तो कैप्स बनते हैं, शूज़ बनते हैं सर, है ना। शूज़ मतलब आज वाले वो अडिडास नहीं बनेंगे सर, ठीक है। बट उस टाइम के अंदर पैरों को पहनने के लिए जो मुजड़ी टाइप ऑफ शूज़ थे, या वैसे ही उस टाइप की बनने की शुरुआत हो जाएगी सर, ठीक है। वेस्ट बैंड बनेंगे, सैडल्स बनेंगे, घोड़े के ऊपर रखने के लिए, बैठने के लिए आपको सैडल्स दिख जाएंगे सर, ठीक है ना। टेपेस्ट्रीज, पर्दे-वर्दे बन जाता है सर, गेटिंग अपॉइंट। तो कहानी ये चलती है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे ये कारखाना सिस्टम बहुत डोमिनेट किया। अब राजा ने कारखाने बनाए, फिरोज शाह तुगलक ने तो बेसिकली 36 के आसपास कारखाने बना दिए सर, दिल्ली के आजू-बाजू में ही। कुछ-कुछ कारखाने इतने बड़े थे कि जिसका टर्नओवर मुल्तान जैसी सिटी के इक्विवेलेंट हो गया था। मुल्तान वाज़ द नंबर 1 सिटी इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम, एंड मुल्तानी ट्रेडर्स वर रिवर्स अक्रॉस द होल ऑफ वेस्ट एशिया। मुल्तानी व्यापारियों का बहुत, एक्चुअली लाहौर लॉस्ट द इंपॉर्टेंस आफ्टर द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। लाहौर वाज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी अप टू द गज़नविद एम्पायर, मतलब व्हेन द गज़नीज़ टुक प्लेस, एंड द घुरीज़ केम, है ना। घुरीज़ तक आते-आते लाहौर की जो महत्व है वो फिर मुगल्स में फिर बढ़ेगी सर। सो वंस अगेन व्हेन अकबर शिफ्ट द कैपिटल टू लाहौर, फिर जहांगीर भी लाहौर में रहता है, तो फिर लाहौर की प्रासंगिकता बढ़ जाती है सर। पर लाहौर इन बिटवीन ये सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद वाले पीरियड में लाहौर का महत्व थोड़ा कम हो गया था सर। और फिर हालत ये हुई कि मुल्तान बिकेम अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस। मुल्तान से क्वेटा होते हुए, मुल्तान से आप पकड़ने की कोशिश करिए सर, ठीक है ना। सेंट्रल एशिया होते हुए, वेस्ट एशिया होते हुए मुल्तानी व्यापारियों को बहुत ही मान दर्जा दिया जाता था। मुल्तान वाज़ मोर ऑफ अ ट्रेड ट्रेड सेंटर, वहाँ कपड़ा बाहर से आता था और फिर वहाँ से फिर दिल्ली के कैपिटल में आ जाता था। उसके इक्विवेलेंट कोई टर्नओवर कारखाने के थ्रू करवाया जा रहा है। तो यू कैन इमेजिन कि कारखाने 36 के आसपास थे फिरोज के समय पे, स्टेट स्पॉन्सर्ड कारखाने थे। ये गैर रतीबी और रतीबी दोनों मिला के होंगे सर। और वो एक शहर के इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन करवा रहा है। कैन यू गेट, आर यू गेटिंग दिस ना? तो व्हाट विल बी द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दिस कारखाना? आप खाली सोचिए सर, है ना, यू थिंक अबाउट दिस पॉइंट। आप कभी-कभी क्या होता है कि आप जब लाइन को अंडरलाइन करते-करते चले जाते हो, पर आपको ये समझ में नहीं आता है कि भाई उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना होगा। एक कारखाने के अंदर आप या 36 50 कारखाने एक सिटी के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिटी के इक्विवेलेंट टर्नओवर कर रहे हैं। व्हाट डज़ दैट थिंग शोज़? दैट थिंग शोज़ कि ह्यूज नंबर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। समझे कि नहीं समझे? गेटिंग अपॉइंट। तो ये कहानी आपको यहाँ से मिलेगी। और राजा ने कारखाने बनाए तो नोबल्स कहते हैं कि सर हमको भी बनाने हैं। राजा कहते हैं बनाओ सर, हमने कहाँ मना किया। सो जितने बड़े एफ्लुएंट नोबल्स हुआ करते थे, दे आल्सो स्टार्टेड मेकिंग देयर कारखाने। तो ये कारखाना सिस्टम जो है ये काफ़ी बढ़ जाता है। और ये जो कारखाना सिस्टम बनेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा। तो हमको पता चलता है कि अलग-अलग प्रकार के कारखाने, उसमें कारीगरों की बड़ी मात्रा में अपॉइंटमेंट हो जाती थी। इसमें स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों वर्कर्स आपको दिखेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जितने भी कारखाने थे, गैर रतीबी कारखाने या इवन रतीबी कारखाने, वो कॉमन मैन के लिए उतने फायदेकारक नहीं थे। क्योंकि इसकी जो कमोडिटीज़ है, इसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा था, वो कॉमन मैन को सीधा-सीधा लाभ नहीं पहुँचा रही है सर, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर द इंपीरियल हाउसहोल्ड एंड द मिलिटरी पर्पज़ ओनली सर, ठीक है। और बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता था कि ये सामान बाहरी बाज़ारों में चला जाता था। कभी-कभी जाता था लीकेज हो गई। लीकेज होने का मतलब ये है कि गोडाउन से स्टॉक वॉक चोरी हो गया और फिर बाहर की दुकानों में आपको मिलने की शुरुआत मिल जाएगी सर। वो भी कभी-कभी आपको दिख जाएगा सर, ठीक है ना। सो यू गो टू
सर्टेन शॉप्स, उसको कहा जाता है कस्टम शॉप, है ना, कस्टम की दुकान है। जब 90s में एलपीजी होना शुरू हुआ था और एलपीजी 100% अभी लागू नहीं हो पा रहा था, तो भारत सरकार ने कस्टम्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को कन्फिस्केट किया था क्योंकि इट वाज़ नॉट अलाउड टू इंपोर्ट और उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा थी, लोग छोड़ के चले जाते थे। वो सब बेसिकली सरकारी गोडाउन में रहता था, वहाँ से कभी-कभी लीक हो जाता था, है ना, सामान के पैर आ जाते थे तो निकल जाता था बाजार में से, ठीक है, घूम के आते हैं और फिर दुकानों के अंदर मिलता था। तो कुछ-कुछ दुकानें थी उसका नाम ही पड़ गया था कस्टम की दुकान है। मैं जब छोटा था मैं सोचता था ये कस्टम की दुकानें क्या होती है? तो कहा ये कस्टम का इंपोर्टेड माल है, तो उसके ऊपर ये ड्यूटी का प्रॉब्लम होता है। फिर बड़ा हुआ पता चला कि अच्छा ये ड्यूटी वाला प्रॉब्लम था, तो गोडाउन से निकल जाता था, उसको पैर आ जाता था। समझ में आ गया आपको कैसे पैर आता है डिपार्टमेंट को, खैर। सो यू विल फाइंड कि वो फिर दुकानों में बाहर बेचा जाता था ब्लैक मार्केट के थ्रू या अलग-अलग चीज़ों के थ्रू। अब तो नहीं है क्योंकि एलपीजी है तो ईज़ ऑफ मूवमेंट हो गई है, तो वो कस्टम की दुकानों के ज़माने बंद हो गए सर, ठीक। बट आप अगर 90s में पले बड़े हो, थोड़ी मैच्योरिटी आपको 90s में ही आ गई है, तो यू वुड हैव सीन दिस काइंड ऑफ शॉप्स जो बिज़नेस करते थे, कैमराज़ का बिज़नेस करते थे, मोबाइल तो आए नहीं थे तब। फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिज़नेस होता था, फिर तभी भी घड़ी का बिज़नेस होता था, पर ये टैग हायर वाली घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। वो बेसिकली और भी 90s की जो ब्रांड, फिर कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस होता था, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, क्योंकि नया-नया सब ये एलपीजी हो रहा था और भारत में अचानक से सुंदरता बढ़ने की शुरुआत हुई थी। सुंदरता क्यों बढ़ी थी? क्योंकि 90s में अचानक से इंडिया ब्यूटिफिकेशन शुरुआत हो जाती है और फिर मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स और मिस साकिनाका एंड अलग-अलग प्रकार के टाइटल्स आपको मिलने, मिस चेंबूर एंड यू नो दिस है ना, सबकी अलग-अलग टाइटल सबको मिलने शुरू हो गए। तो फिर उसके कारण वो कमर्शियल टीवी मिलते थे, टीवी आई स्टिल रिमेंबर सर, है ना, वन ऑफ माय रिलेटिव्स गॉट एन इंपोर्टेड टीवी वे बैक इन 96 97 98, वही ट्रांजिशन पीरियड था एंड इट वाज़ अ 29 इंच टीवी। 29 इंच टीवी वाज़ कंसिडर्ड अ ह्यूज टीवी एट दैट टाइम सर, है ना, क्योंकि लोग जनरली 14 इंच या 21 इंच के अंदर ही अपना जीवन चला देते थे। तो 29 इंच का टीवी या 32 इंच का टीवी लेना वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी यार, डब्बा वाला टीवी आता था सर, ठीक है। एंड वो भी इंपोर्टेड लेके आए थे सर, कस्टम की दुकान से लेके आए थे। तो उनके वहाँ पे हम लोग टीवी देखने जाया करते थे। चाचा ये बढ़िया है, बोले इंपोर्टेड से मंगा पड़ा था, होगा सर, ठीक है। फिर क्रॉकरी की चीज़ें आती थी, बहुत सारी कस्टम्स की दुकानें हुआ करती थी। उसमें बॉम्बे में 1-2 मार्केट ऐसे थे सर, अहमदाबाद में 1-2 मार्केट ऐसे थे। तो भाई मैं यहाँ गया हुआ था तो मुझे पता है कि कैसी चलती थी। बट कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको सल्तनत के अंदर भी दिखेगी सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि इन सल्तनत यू विल फाइंड द सेम काइंड ऑफ थिंग्स जो लीकेज होके जा रही थी सर, तो कॉमन मैन को नहीं मिलती थी। अब इसका एक फायदा ये होगा कि बिकॉज़ द रॉयल गुड्स वर सीन बाय द पीपल, ये जो गैर रतीबी कारखाने के अंदर नोबल्स को जो चीज़ें मिल रही थी, आर्मी को जो चीज़ें मिल रही थी, राजा लोग पहन के चलते थे, राजा के फैमिली वाले पहन के थे। तो कॉमन मैन में खास करके व्यापारी लोग थे, उन लोग के अंदर दिमाग के अंदर ये थोड़ी बहुत अकल आ गई थी कि यार ऐसा कैसा सामान हम बनाएँ तो पब्लिक खरीदेगी ही और दूसरा क्या होगा कि हमको भी फायदा होगा सर, सही कि गलत सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो कहानी ये चलती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली प्राइवेट कारखानों का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो जाएगी। ये जो प्राइवेट कारखाने थे, ये लोग फ्री मार्केट की पॉलिसीज़ को फॉलो करते थे। इन्होंने दिल्ली के आजू-बाजू में या मुख्य जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हुआ करते थे, उन्होंने वो सब चीज़ें बनाई और कुछ-कुछ जो ट्रेडिशनल चीज़ें उनके लोकल मार्केट की डिमांड थी, उसको भी उन्होंने फुलफिल किया, समझे? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? वी सी दैट द प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के रूप में थी, वीविंग इंडस्ट्री के रूप में थी, शुगर की थी, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री थी, वो सब लोकल लेवल के ऊपर डेवलप हो रही है। और इन सब के डेवलपमेंट के द्वारा भी अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग का बेस बढ़ेगा सर, क्योंकि खाली और खाली राजा रॉयल हाउसहोल्ड के लिए चीजें बनवाएगा तो उससे आपकी मैन्युफैक्चरिंग में डाइवर्सिफिकेशन नहीं आएगी। आप देखिए भारत सरकार कंजम्पशन कर करके कितना कंजम्पशन करेगी। से फॉर एग्जांपल पर्दों की डिमांड क्रिएट करनी है, भारत सरकार ने अपने खुद के पर्दे बना दिए सरकारी ऑफिस में, तो कितनी ऑफिस होगी? चलो मैं कहता हूँ कि टोटल मिला के भारत सरकार के पास 1 लाख ऑफिस है भारत के अलग अलग राज्यों में, है ना, उसमें कैग की ऑफिस आ गई, ये वो फलानी। 1 लाख ऑफिस में कितने पर्दे होंगे? चलो एक ऑफिस में 3 खिड़कियां, देयर आर 3 विंडोज, है ना, तो 3 लाख पर्दा आर रिक्वायर्ड, है ना, मोटे मोटे तौर। तो उससे क्या मैन्युफैक्चरिंग का बेस डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा? पर वो पर्दे देख के एक बार मैं कलेक्टर ऑफिस में गया, मैं बोला ये पर्दा बहुत बढ़िया है गुरु सर, है ना, आपने भी बनाते घर में। मैंने वो पूछा चपरासी को, बोले ये कहाँ है? बोला ये कॉमन मैन के लिए नहीं है, चल चपड़गंज निकल यहाँ से। हाँ, ये तो हम डीएम साहब के ऑफिस में लगता है ऐसा पर्दा, उनके एम्बेसडर में भी लगवा है व्हाइट कलर का पर्दा, यू नो दिस ना, सरकारी एम्बेसडर में व्हाइट कलर का पर्दा और व्हाइट कलर की वो रहती थी सीट कवर सर, है ना, टॉवल वाली मटेरियल से, टॉवल मटेरियल होता था सर, तौलिया होता है ना, तौलिया, तौलिया की मटेरियल से बनता था। तो यू विल फाइंड कि बोलता है चपड़गंज। फिर मैंने बाहर निकला, फोटो ले लिया था, गया था, मैंने बोला बाहर निकाल के कारीगर को कहता हूँ, बोला ऐसा बना के दिखा सर, ठीक है। कारीगर ने बनवाया, मैंने कहा इसका तो व्यापार करूंगा सर। फिर मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू किया। मैंने कहा कि सेम सरकारी स्टाइल का पर्दा अवेलेबल सर, है ना, आप मेरे साथ जुड़िए, आप 4 को जुड़ाइए, 4 40 को जुड़ाएगा। और स्कूटी लेके आए थे और बीएमडब्ल्यू बस अपना दिखा के निकल गया सर, क्या होता है। तो दिस हैपेंस है ना, ये उस टाइम पे हुआ था सर। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने कारखाने सिस्टम को इमिटेट करना शुरू किया सर, है ना। सेकंड पॉइंट आप इसके अंदर से लिखेंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। एंड यू विल सी दैट इस कंडीशंस के बेसिस के ऊपर से फ्री मार्केट पॉलिसीज आती है। ये फ्री मार्केट पॉलिसीज के द्वारा आपको पता चलेगा कि प्रोडक्शन बढ़ा। अब ये सब चीजें राजाओं को पता चल रही है। राजा लोग देख रहे हैं कि यार हमारी चीज़ों का इमिटेशन हो रहा है। हमको जो चीज़ बाजार में चाहिए थी, वो सब चीज़ें कॉमन मैन पहनेंगे तो हमारे और कॉमन मैन के बीच में फ़र्क क्या होगा सर? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश निकाला, बोले कुछ-कुछ चीज़ें खाली सुल्तान को मिलनी चाहिए भाई, किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। दे शुड नॉट बी सोल्ड इन ओपन मार्केट। किसी और को मिलेगा, हमारे उनके बीच में फ़र्क क्या रहेगा भाई? समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट? एक्सक्लूसिविटी, है ना, लिमिटेड एडिशन का कांसेप्ट आया उस टाइम के अंदर भी सर। तो राजा चाहता था कि नोबिलिटी को भी कंट्रोल किया जाए, कुछ-कुछ मटेरियल्स खाली और खाली राजा और रॉयल फैमिली के लिए रहे सर, समझे? तो इसके कारण उसने कंट्रोल किया। बट ओवरऑल आपको दिखता है कि प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन किया। कॉटन टेक्सटाइल है, वूलन है, सिल्क के कपड़े हैं, वो डाइंग हमने कल देखा था, बांधना या बांधनी कहते हैं उसको, बाघ प्रिंटिंग हमने देखा था। प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज बनती है, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग था, स्टोन मैन्युफैक्चरिंग था, ये मेटल का वर्क आपको दिख जाएगा सर, है ना। छोटी-मोटी इंडस्ट्रीज में आप देखोगे डिस्टिलेशन की इंडस्ट्री बन रही है। डिस्टिलेशन में तो मैंने कल आपको अज़ीज़ कुमार की कहानी बताई थी सर, ठीक है। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज बनी, इन सब के कारण बेसिकली काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ। तो आप देखिए माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिसे हम आजकल एमएसएमई कहते हो, ये उसका बैकबोन बनता है दिल्ली सल्तनत का सर, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन हुई थी जहाँ पे लोग घर में स्पिनिंग करना शुरू करते हैं, घर में वीविंग करना शुरू करते थे। तो वर्क फ्रॉम होम कांसेप्ट आपको दिखे, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्रीज दे वर ऑल माइक्रो इंडस्ट्रीज। तो बिकॉज़ दे वर वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो लोग इनको क्या करते थे, है ना, यार्न कॉटन का जो पूरा वो ना गठरी होती है, वो गठरी दे देते थे। और उनको कहा जाता था कि आप हमारे लिए कपड़ा बनवाइए, क्योंकि राजा के कारखाने में तो कपड़ा बनेगा नहीं, है ना। कोई व्यापारी को चाहिए, कोई मिडिल क्लास को चाहिए, बिजनेसमैन को चाहिए सर, ठीक है। तो ये कारीगर लोग बनवा के दे देते थे, समझे आप लोग, ठीक है। अब इसी के कारण क्या होता है कि इनको काम मिलना शुरू हो गया और इनका प्रोडक्शन हुआ सर, ठीक है। अब ये सब प्रोडक्शन बाजारों में बेचना है सर, समझे कि नहीं समझे। अब कुछ-कुछ राजा ने मार्केट बनाए थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना मार्केट बनवा दिया था।
दिल्ली में सर। और हमने वो मार्केट के बारे में देखा था कि मार्केट का रीच जो था दिल्ली के बाहर नहीं था, उसकी लिमिटेशंस थी ना। वी हैड क्रिटिसाइज्ड द मार्केट पॉलिसीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कि खिलजी अगर मार्केट बनाता तो भारत के सब विस्तारों में बनाना चाहिए। पर ओवरऑल फायदा ये होगा कि मार्केट लोकल एरिया में बनना शुरू हो गया था। अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाता हूँ सर, ठीक है। तो फिर हॉकर्स का डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। ये हॉकर्स आपको देखने को मिलेंगे, हाथ लारी लेके चल रहे हैं सर, या एक वो है ना कंधे के ऊपर गठरी बांध के चल रहे हैं सर, है ना। और जाते 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 आप देखिए तो लोगों को गलियों में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं ना, गाँव से गाँव ट्रैवल करवा रहे थे। तो ये हॉकर्स बेसिकली अभी भी आते हैं, आजकल वो ल्यूना के ऊपर आ जाते हैं, या अभी बीच में ही ठीक है आई हैड सीन कि वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेके चल रहे थे। मैंने कहा चलो खाली है ना, इनका जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बदला है, बाकी उनका नेचर ऑफ बिजनेस अभी भी वैसा है सर, ठीक है। तो आई हैड सीन वन हॉकर हुआ सेलिंग चादर, चादर बेच रहा था सर, है ना। आपकी बेड की जो चादर होती है, और वो बेच रहा था ऑन हिज ई व्हीकल सर, है ना। तो ई व्हीकल लेके चल रहे हैं। मैंने बोला देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और साथों साथ ही सेलिंग हिज थिंग्स, है ना। तो चल रहा था, फिर उसने कहीं पे लगवाया, उसने फिर खड़ा किया, फिर वो थोड़ा नीचे एक ताड़पत्री मतलब है ना, तो क्या कहते हैं, प्लास्टिक बिछा दिया, फिर उसके ऊपर उसने वो पूरा सेट कर दिया। फिर लोग आ रहे थे, मैं देख रहा था, मैं पार्किंग में साइड में खड़ा था, आई वाज वेटिंग फॉर समथिंग। तो मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है सर, ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंग थी सर, आपको यहाँ से दिखेगा। पर ये उस समय के दौरान भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये प्राइवेट कारखानों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। रतबी खाना और गैर रतबी खाना की प्रोडक्ट्स को इमिटेट करवाया गया, कहने का मतलब ये है सर, ठीक है। तो इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग का बेस बढ़ गया, और मैन्युफैक्चरिंग का बेस बढ़ा, ऑलरेडी मनी सप्लाई तो हो चुका है, ऑलरेडी मनी सप्लाई तो हो चुका है, ऑलरेडी आपके यहाँ पे टंका की कमी नहीं है, जीतल की कमी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है। तो इससे क्या ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं बढ़ेगा? तो अगर ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहा है, तो डोंट यू सी इट विल लीड टू अर्बनाइजेशन सर, समझे। तो कहानी ये है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है, तो इसी बेसिस के रूप में आपकी अर्बनाइजेशन के रूप में भी डेवलपमेंट मिलेगा सर, ठीक है। गैर रतीबी एक्सपोर्ट तो करते थे ना, देखिए वो डिपेंड करता था। अब जैसे रतीबी खाना में तो खाने पीने की चीजें थी, वो एक्सपोर्ट नहीं होती थी। गैर रतीबी खाना में कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो राजा चाहता था तो एक्सपोर्ट करवा सकता था। दूसरा, प्राइवेट कारखाने से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी, बट कुछ कुछ चीजों के ऊपर राजा ने बैन लगवाया था, क्योंकि राजा चाहता था कि वो चीजें सीधी रॉयल हाउस होल्ड के अंदर ही मिले सर, ठीक है। तो नॉर्मल केसेस में एक्सपोर्ट फ्रॉम दी गैर रतीबी खाना वाज नॉट फाइंड, बट वी डू सी प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स, प्राइवेट ट्रेडर्स, प्राइवेट सेंटर्स कमिंग अप, है ना, जो एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा रोल, जैसे कैम्बे हुआ करता था, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था, ठीक है। तो कैम्बे वाज वन सच प्लेस जहां से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बंगाल से एक्सपोर्ट हो रहे थे, तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स से वीविंग हुआ करता था, है ना, कपड़े बनाने वाले लोग थे टेक्सटाइल में, वो कार्य कर रहे थे सर, है ना। तो उसमें फिर राजा की उतनी कमांड नहीं थी, तो राजा बोलता है करो सर, समझो आप लोग, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स दोनों पता होने चाहिए सर, है ना। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का आधार बन गया, तो उन सब के कारण क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे थर्ड अर्बनाइजेशन का एक कंसेप्ट बनेगा सर, ठीक है। तो आपको 3 पॉइंट समझ में आए सर, कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो हुआ, ये एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के कारण साथों साथ पैरेलली जो न्यू टेक्निक्स क्राफ्ट के अंदर डेवलपमेंट हुआ, टेक्सटाइल डेवलपमेंट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली कारखाना सिस्टम को डेवलप करवाया गया, और इन सब के कारण ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, तो ऑल लीड टू द थर्ड अर्बनाइजेशन सर, ठीक है। तो अब लास्ट पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग दी दिल्ली सल्तनत सर, है ना। अब आपको यहाँ से माइक्रो क्वेश्चन भी आएगा, मैक्रो भी आएगा, लिंकेज करके भी पूछे हुए हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि पहले ट्रेड एंड कॉमर्स का एक ओवरऑल एनालिसिस देखेंगे, सुल्तानों के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो देखेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इनलैंड, ओवरलैंड एंड ओशनिक ट्रेड कैसे होता था, उसमें स्टेट का रोल क्या था सर, ठीक है। साथों साथ हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो ओवरऑल ट्रेडिंग प्रोसेस है उसके कारण क्या अर्बनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल था कि नहीं था सर, ठीक है। तो मेनी थिंग्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ सर, है ना। तो एक एक करके अब हम लोग थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स को, और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर यहाँ से होता है सर, ठीक है। फिर थर्ड अर्बनाइजेशन के ऊपर जाऊंगा सर, ठीक है। फिर थर्ड अर्बनाइजेशन का है जो मेन पॉइंट अपना है, उसके ऊपर चले जाएंगे, उसके फैक्टर्स के ऊपर चले जाएंगे सर, ठीक। तो जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे है ना, ये ग्रोथ एंड ट्रेड एंड कॉमर्स हम लोग ब्लैक स्लाइड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर करेंगे, क्योंकि उसकी स्लाइड्स आधी अधूरी बनी थी, तो आई सी दैट मजा नहीं आएगा उसके अंदर सर, है ना। और फिर मेन इंटेंशन ये है कि मजा आना चाहिए सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। मैं लोगों को मजा देना चाहता हूँ। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। अब देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, आधी अधूरी, क्योंकि मैं ना पहले इसमें बनाता हूँ सर, आई मेक इट ऑन दिस, ये थोड़ा क्या कहते हैं वो बनता है मेरा, रफ रफ होता है ना सर, स्क्रिबलिंग होता है सर, ऐसा ऐसा आपको दिखेगा नहीं, पर ऐसा स्क्रिबलिंग किया हुआ मैंने कुछ कुछ सर, ठीक है। वो स्क्रिबल करता हूँ, फिर मैं स्लाइड्स में डालता हूँ, खुद ही टाइप करता हूँ, ठीक है। तो कल आधा अधूरा बना, आधा अधूरा मतलब यूं इधर है इधर है, तो फिर मैंने सोचा कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही करवाते हैं, तो थोड़ा ओल्ड स्कूल टेक्निक भी ठीक रहेगा, उसमें ज़्यादा समझ में भी आता है सर, है ना। चलिए वापिस आ जाते हैं सर, देखते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स इन दिल्ली सल्तनत कैसे बना सर, ठीक है। अब देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर से आपको आइडिया रहना चाहिए कि ये कैसे होता है सर, ठीक है। तो एक चार्ट बना देते हैं हम लोग, ये चार्ट में हैंडराइटिंग समझ में आना है तो मुझे वापस पूछिएगा, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। अब देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स दो तरह से होगा आपको, एक होगा इनलैंड ट्रेड एंड कॉमर्स, इनलैंड का मतलब है विद इन इंडिया सर, समझे, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। भारत के अंदर जो हो रहा है वो, इसमें भी दो प्रकार के ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहे थे सर, ठीक है। एक शॉर्ट डिस्टेंस था, एक लॉन्ग डिस्टेंस था। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस क्यों, क्योंकि दिल्ली के आजू बाजू में ही हो रहा था, एक गुजरात से, बंगाल से दिल्ली की तरफ आ रहा था, दौलताबाद से दिल्ली की तरफ आ रहा था व्यापार, ठीक है। तो उसको लॉन्ग डिस्टेंस के रूप में कंसीडर करेंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट नॉट है। ये इनलैंड ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ आप समझने की कोशिश करोगे, आपको एक और दिखेगा ओवरलैंड ट्रेड एंड कॉमर्स। ये ओवरलैंड ट्रेड एंड कॉमर्स बेसिकली इंडिया के वेस्ट एशिया के साथ जो रिलेशन है, या सेंट्रल एशिया के साथ जो रिलेशन है, उसके साथ हम लोग लिंक अप करेंगे सर, ठीक है, गेटिंग अपॉइंट। सो द सेकंड पॉइंट इज ओवरलैंड ट्रेड एंड कॉमर्स, जो नॉर्थ इंडिया के, जो अभी पूछा था, इंटरनेशनल ट्रेड इन नॉर्थ इंडिया रिजल्टिंग इन अर्बनाइजेशन, है ना क्वेश्चन अभी आपका, वो इसी के सापेक्ष में था। नेक्स्ट टाइम आपको पूछेगा विद इन इंडिया से अर्बनाइजेशन कैसे हो, तो वो क्या डायमेंशन है सर, समझे आप लोग, ठीक। तीसरा आएगा ओशियनिक ट्रेड एंड कॉमर्स, मैरीटाइम ट्रेड, जो हमने एंशिएंट इंडिया में बहुत पढ़ा था सर, समझ में आया कि नहीं आया। मैरीटाइम ट्रेड सर, गेटिंग अपॉइंट, जो ओशियनिक नेटवर्क हुआ करता था, समुद्र के लुटेरे, सॉरी समुद्र के रास्तों से बेसिकली जो था, उसके थ्रू इनफैक्ट डेवलपमेंट हो रहा है व्यापार का। अब यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है, मेडिवल इंडिया में आएगा, ओवरलैंड ट्रेड से तो आ गया है, तो उसको कम करोगे तो भी चलेगा, बट मसाला तो कहीं और डालना पड़ेगा ना सर, ठीक है, गेटिंग अपॉइंट। तो आपको ये चीज आपको इसके अंदर से मिलेगी सर। तो 3 प्रकार के व्यापार होते थे, इनलैंड, ओवरलैंड एंड मैरीटाइम ट्रेड, सही कि गलत, पिक्चर क्लियर हो, पहला चीज आपको, ठीक। अब इन तीनों के अंदर कुछ कुछ फैक्टर्स थे जो कॉमन थे, देयर वर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच वर वेरी मच कॉमन, जिसने इनलैंड ट्रेड को भी प्रमोट किया, ओवरलैंड ट्रेड को भी प्रमोट किया और मैरीटाइम ट्रेड को भी प्रमोट किया, ठीक है। देयर वर सर्टेन एलिमेंट्स और सर्टेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू दिस होल ट्रेड एंड कॉमर्स, समझे क्या क्या थे, आप समझने की कोशिश करिए।
तो द फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू द ट्रेडिंग कॉमर्स, फिर मैं आपको मसाला लिखवा देता हूँ हर एक के अंदर, चिंता मत करिए कि नेचर ऑफ इनलैंड ट्रेड क्या था, राजा ने क्या कार्य किए सर, है ना। फैक्टर्स में आपको 4-5 फैक्टर्स आपको लिखेंगे। पहला आएगा रोल ऑफ स्टेट, कि व्यापार को बढ़ाने के लिए राजा, जैसे हमने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए कारखाना सिस्टम बनवाया गया, राइट। तो रोल ऑफ स्टेट, ये रोल ऑफ स्टेट के अंतर्गत सुल्तान के द्वारा क्या-क्या स्टेप्स लिए गए थे, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द सुल्तान टू एक्चुअली इंप्रूवाइज द ट्रेडिंग कॉमर्स, सही कि गलत। पहला फैक्टर आएगा सर, अभी पढ़ाता हूँ आपको, फिर बलबन ने क्या किया, खिलजी ने क्या किया, तुगलक ने क्या किया, आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए सर, ठीक है। दूसरा फैक्टर्स आपको यहाँ पे आएगा, जो इसके थ्रू हम लोग लिख सकते हैं, वो है द मर्केंटाइल कम्युनिटी। मर्केंटाइल कम्युनिटी का मतलब है कि जो व्यापारी लोग थे, वो उनका रोल क्या था सर, ठीक है। ये मर्केंटाइल कम्युनिटी में कौन-कौन आया करते थे सर, फीलिंग अपॉन नॉट, कि हु आर द कम्युनिटीज, जैसे आप पकड़ेंगे बोहराज आपको दिखेंगे, या आप देखोगे साउथ इंडिया के अंदर आपको चेटियार्स दिखेंगे सर, है ना। देन गुजराती में आपको बनियास दिखेंगे या शाहस दिखेंगे, बरानी शाह के बारे में लिखता है, शाह SH, शाह जो शाह आज की तारीख में गुजराती मर्चेंट्स है सर, ठीक है। तो उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ आपको मर्केंटाइल कम्युनिटीज के बारे में दिखेगा, सराफास दिखेंगे आपको सर, है ना, फीलिंग अपॉन, है ना। तो इनका रोल प्ले क्या था सर, ये मर्केंटाइल कम्युनिटी के अंदर तीसरा जो था, वो था आपके यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स की कमोडिटीज। कमोडिटीज आपको याद नहीं रखनी होती, पर आपको आइडिया रहना चाहिए कि देयर विल बी सर्टेन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कुछ-कुछ विशेष प्रकार की व्यापार की चीजों को प्रमोट करने के लिए जाने गए थे। जैसे कैम्बे वाज नोन फॉर द टेक्सटाइल, कैम्बे वाज नोन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कमोडिटीज, बंगाल वाज नोन फॉर द सिल्क, मैंने महुआन के बारे में बताया था, महुआन याद है आपको, चाइना से आया था, एग्रीकल्चर के बारे में लिखता है बंगाल में, तो बेसिकली ये सिल्क मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी लिखेगा ना सर। तो आपको आइडिया रहना चाहिए सर कि भाई देयर वर सर्टेन सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे इसके थ्रू पूरा डेवलपमेंट हो रहा है सर, ठीक है। अब सवाल ये था कि मर्केंटाइल कम्युनिटी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी सर, या ट्रेडिंग का काम करेगी सर, पर इसमें लॉजिस्टिक का भी काम आएगा सर, समझने के लिए। तो लॉजिस्टिक का काम के अंदर आपको कारवा का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए सर, और कारवांस के बारे में आपको बंजारास का रोल, तो यू शुड नो द रोल ऑफ द बंजारास, है ना। तो बंजारा दिल बंजारा वो गाना है ना सर, इसी के ऊपर तो बनाया था सर राजा ने, गेटिंग ओके। तो ये भी इसके अंदर से आपको दिखेगा सर, गेटिंग ओके। तो यू नीड टू सी द फैक्टर्स ओवर हियर सर, कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है कारवास में, और ये कारवास ने कहाँ से ये चीज़ों को पुश करवाया सर। मैं जनरलाइज फैक्टर्स आपको लिखवा रहा हूँ। इसी के अंदर आपको सुल्तान सुल्तान के अंदर हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य सुल्तान के द्वारा क्या लिए गए हैं ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, इसकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि राजा को दिमाग में आ गया था कि भाई विदाउट ट्रेड एंड कॉमर्स दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द स्टेट रूल एज़ वेल सर, ठीक है। इसमें एक फैक्टर आप प्लस कर सकते हो, कोई भी ओशियनिक ट्रेड होगा या इनलैंड होगा या ओवरलैंड ट्रेड होगा सर, ठीक है। वो आएगा आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का निर्माण सर। सो यू शुड नो द इंस्टीट्यूशंस दैट वर डेवलप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये इंस्टीट्यूशन में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले है सर, सही कि गलत, कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स को पुश कर रहा है। और इसी के अंदर से आप लिख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडवेज जो ओवरलैंड और इनलैंड ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए था, और तीसरा था आपके यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट, जो बेसिकली हो रहा था ओशियनिक ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, मैरीटाइम ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर आप पकड़ के चलोगे तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर आपको ये 6 फैक्टर्स दिखेंगे, जिसके थ्रू यहाँ डेवलपमेंट हुआ, और इसके थ्रू यहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स को पुश करवाया जाता है। दिस विल बी वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स into the administrative side and the taxation side and the mercantile community taking the place and certain areas emerging as a hub. हब का मतलब है कि वहाँ पे काफी डेवलपमेंट आपको मिल जाएगा। व्यापारियों का रोल प्ले, मुल्तानी व्यापारियों का एक बहुत बड़ा रोल प्ले था सर दिल्ली सल्तनत में सर, ठीक है। फिर ये बोहरास का बहुत बड़ा रोल प्ले था, मुल्तानीज को तो अलाउद्दीन खिलजी ने लोन दी थी सर। कारवा, कारवा चौथा नंबर का पॉइंट है, दैट इज द रोल ऑफ द कारवा सर, ठीक है, हेडिंग पॉइंट। तो आपको पहली चीज समझ में आई कि क्या क्या चीजें हैं, और ये 5-6 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो ये 3 प्रकार के ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करेंगे सर। कौन सा ट्रेड एंड कॉमर्स का प्रकार, इनलैंड ट्रेड, ओवरलैंड ट्रेड एंड मैरीटाइम ट्रेड। सो यू अंडरस्टूड द मेन फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क समझ में आया कि ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे होता था, शॉर्ट लॉन्ग, ओवरलैंड में लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ओवरलैंड में फिर शॉर्ट डिस्टेंस होगा नहीं सर, वो तो सेंट्रल एशिया, खुरासान, पर्शिया, बर्शिया सब जगह के ऊपर व्यापार हो रहा है ना सर, ठीक है। तो कैन नॉट बी गोइंग बियॉन्ड, लाइक नो इट शुड बी गोइंग बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री सर, भारत के बाहर सर। और इसमें मैरीटाइम ट्रेड का क्या इंपॉर्टेंस है, अब डिमांड ऑफ पीपल तो ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगा, क्योंकि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में आप ये जो मोनेटाइजेशन का पॉइंट है ना, वो यहाँ पे लिखोगे सर कि बैंकिंग और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में हुंडी का डेवलपमेंट हुआ, राजाओं ने, इसमें रोल ऑफ स्टेट आ जाएगा ना सर। ये रोल ऑफ स्टेट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी विल लीड टू अ कंडीशन सर, समझे आप, ठीक है। अब ये ट्रेड एंड कॉमर्स को आपको लिंक अप करना है थ्रू दिस प्रोसेस। प्रोसेस क्या था आपको मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, वो कहा गया ये वाला सर, ठीक है। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन विल लीड टू द प्रॉस्पेरिटी इन द रूरल एरियाज, नॉन एग्रीकल्चर विल लीड टू द प्रॉस्पेरिटी इन अर्बन एरियाज, लोगों को कामकाज मिलना शुरू होगा। व्हेन वी सी द मैन्युफैक्चरिंग गेटिंग डेवलप्ड, द कारखाना सिस्टम एंड लेटर ऑन द प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग आल्सो इवॉल्व्ड, है ना, तो दिस विल आल्सो लीड टू द प्रॉस्पेरिटी सर। मैंने बताया था कि लोग इमिटेट क्यों कर रहे थे, वो पीपल वर इमिटेटिंग सर। कल मैंने वो तेनू लहंगा वाला कहानी बताई थी सर, ठीक है। तेनू लहंगा वो गाना है ना सर, ठीक है। तेनू लहंगा वाला वो कहानी है, वो सब्यसाची वाली मैं बता रहा था, इमिटेशन ही है ना सर, इमिटेशन ही है ना सर, समझे आप लोग, ठीक है। वो दिखा रहा है एक से एक, बोले ये कौन सा, बोले ये ऋतु कुमार है। मैंने बोला अच्छा ओरिजिनल है, बोला हाँ सर ओरिजिनल ही होगा सर, ठीक है। हाँ 5,000 रुपए का ऋतु कुमार का इनफैक्ट ओरिजिनल मिल जाता है, गेटिंग ओपन। तो कहानी है, आपको भी पता है कि कैसे मिलेगा, वो दुकान में लोग कर रहे हैं सर, ठीक है। आप दिल्ली में इसमें ओल्ड दिल्ली में चले जाओ सर, ठीक है। ओल्ड दिल्ली है, गुजरात में टेक्सटाइल बहुत फेमस है सर, ठीक है। तो यू फाइंड ऑल द इमिटेशंस, ओके। इमिटेशंस क्यों है, क्योंकि वो डिजाइन में थोड़ा 19-20 करते हैं, एडिडास का भी 10 हो जाएगा सर, ठीक है। एंड इसी बेसिस के ऊपर पूरा व्यापार भी चलता है सर, गेटिंग ओपन, है ना। तो एक तो ये पॉइंट आपको पता चलना चाहिए। इसमें आपको यूरोपियंस की एंट्री भी पता होनी चाहिए, और ये ओशियनिक ट्रेड में आप इसके अंदर से इंक्लूड कर सकते हो कि द ओशियनिक ट्रेड के थ्रू यूरोपियंस का क्या फैक्टर था सर, ठीक है। तो इसमें आप फॉरेन फैक्टर के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना चाहते हो, तो यूरोपियन इन्फ्लुएंस के अंदर आप थोड़ी बहुत चीजें लिख सकते हो, क्योंकि जो मैरीटाइम ट्रेड था उसमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस का भी बहुत बड़ा रोल मिलेगा सर आपको सर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ ट्रेड एंड कॉमर्स का, और इसके थ्रू बेसिकली स्टेट यहाँ पे अर्बनाइजेशन को पुश करता है। इसमें सोर्सेज को भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे इब्न बतूता क्या बताता है, फिर आप देखोगे तो महुआन क्या बताता है, अमीर खुसरो क्या बताता है व्यापार को लेकर सर, है ना। बरानी क्या बताता है, क्योंकि उन्होंने देखा था ना, बैठे बैठे लिख रहे, अरे बोले कहाँ से है, बोले मुल्तान से है, बोले ठीक है चलो सर, नाम बता के जाइए आपको। तो ये पॉइंट्स आपको बेसिक मिलेंगे। यूरोपियन इन्फ्लुएंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूरोपियंस पोर्चुगीज के आगमन की शुरुआत हो चुकी थी सर, ठीक है। एंड पोर्चुगीज सल्तनत के टाइम पे ही भारत के वेस्ट कोस्ट के साथ व्यापार करना, क्योंकि 1526 में मुगल्स आए, तब तक तो ऑलरेडी पोर्चुगीज का काफी सारा
कमर्शियल कंसोलिडेशन होना शुरू हो गया था, व्यापारिक रूप में वो स्थायी हो चुके थे सर, ठीक है। एंड इसी बेसिस के ऊपर से वी डू कम टू नो कि इनका थोड़ा बहुत पार्शियल इन्फ्लुएंस है ओशनिक ट्रेड में, बाकी सब में आपको नहीं दिखेगा सर, ठीक है ना। तो पहली चीज आपको समझ में आई। अब एक एक करके हम लोग चले जाते हैं इंग्लैंड ट्रेड में फर्स्ट पॉइंट में, फिर ओवरलैंड को देखेंगे और मैरीटाइम में। इन सब के अंदर हम लोग ये 6 फैक्टर्स के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। और यू गॉट द 6 फैक्टर्स क्लियर है ना। अब उसमें डेप्थ में जा रहा हूं, अभी माइक्रो में जा रहा हूं, अभी आपको फ्रेमवर्क करवा दिया सर, क्योंकि क्वेश्चन अर्बनाइजेशन के ऊपर भी आ सकता है और आपको पूछा जा सकता है द नेचर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कि भाई दिल्ली सल्तनत के समय पे अर्ली पीरियड में व्यापार की कंडीशन को इवैल्यूएट और असेस द कंडीशन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स इन द अर्ली फेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। अर्ली फेज मतलब अप टिल द कंसोलिडेशन, यू कैन राइट अप टिल खिलजी है ना, समझे। ये तुगलक सब तो आते आते तो फिर एक्सपेंशन और ये सब चालू हो गया है। तो आपको फिर वैसा भी आ सकता है, या यू दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑफ लोकल ट्रेड, इंट्रा ट्रेड विद इन द कंट्री, है ना, इंटरनेशनल नहीं, इंट्रा ट्रेडिंग कंडीशंस है ना, भारत के अंदर ही जो व्यापारिक रूप में जो बदलाव आ रहे थे उसके ऊपर क्या क्या चीजें चल रही है सर, ठीक है। तो इसी बेसिस के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। लेट अस डिस्कस दैट पॉइंट एंड थोड़ा मजा करेंगे सर, ठीक है। मजा का मतलब ये है कि क्या कहानी है सर, ठीक है। तो ये स्क्रिबल किया हुआ पेज था, मैंने कुछ लिखा था रेफरेंस के लिए, याद रख रहा था क्या है। ये पीछे एक फोटोकॉपी है सर, ठीक है। ये मेरा वीजा था, दिख रहा है वीजा, ये अरबिक वीजा है सर, ठीक है, अरबिक भाषा, ठीक। तो मैं ट्रैवल करता था, मेरे को अगले दिन वीजा की कॉपी कभी हाथ में आती थी, ठीक है। ऐसी कॉपी होती थी वीजा की, अगले दिन हाथ में आ रही है, मतलब टिकट विकेट ब्लॉक करवा के बैठा हुआ हो सर, ठीक है, कैंसिल कराऊंगा चूना लग जाएगा। वीजा आते आते इनफैक्ट अगला दिन हो जाता था। सुबह 7 बजे की फ्लाइट होती, रात को 10 बजे मेरे को 8 पकड़ के चलिए, रात को 12 बजे वीजा आता था सर, है ना। तो बिजनेस में कभी कभी क्या शॉर्ट नोटिस पे जाना होता था, तो शॉर्ट नोटिस पे वही अप्लाई किया, वहाँ से फिर वो हमारा जो पार्टनर था, एसोसिएट था, वो फटाफट अपना रिकमेंडेशन देगा सर, ठीक है। तो फिर मैं पुराने सब डॉक्यूमेंट्स बचा के रखे मैंने, तो उसके ऊपर स्क्रिबल कर देता हूँ, सेव पेपर। सरकारी ऑफिस से ये सीखा मैंने सर, ठीक है। मेरा बॉस था ना थोड़ा एनवायरमेंट वाला थोड़ा ज़्यादा था सर, ठीक। तो जितने भी पुरानी फाइल्स के पेपर जो वेस्ट हो जाते थे ना प्रिंटिंग मीटिंग में एरर आ गई, तो उसमें पीछे लाइन मार देगा, मतलब उसको कैंसिल कर देगा, उल्टा कर देता था। तो जो भी ड्राफ्ट बनते थे हमारी ऑफिस में, वो पहले कैंसल्ड पेपर के ऊपर ही होंगे सर, ठीक है। तो मेरे को भी आदत है, जितनी भी पुरानी स्टेशनरी रहती है उसमें पुराने एक साइड के ऊपर जो प्रिंट आउट नहीं बाकी है, तो वहाँ कुछ ना कुछ स्क्रिबल करते रहो सर, ठीक है। तो खाली खोटा क्या है ना, बेकार की चीज़ें। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। अब देखते हैं कि व्यापार कैसे हुआ, और व्यापार के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है इनलैंड ट्रेड में सर, ठीक है। अब पहला पॉइंट दे दीजिए, द नेचर ऑफ कंडीशन इन द इनलैंड ट्रेड, और ये 6 फैक्टर्स के ऊपर ही कंपेयर करेंगे, विल बी कंपेयरिंग इन द 6 फैक्टर्स सर, ठीक है। तो द इनलैंड ट्रेड कंडीशन, इनलैंड ट्रेडिंग कंडीशन इन द दिल्ली सल्तनत सर, दिल्ली सल्तनत के समय पे इनलैंड ट्रेड की कंडीशंस क्या थी सर, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि दिस वाज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड एंड रेवेन्यू, सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू गिवर टू द दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में लैंड रेवेन्यू के बाद व्यापार जो था, खास करके इनलैंड व्यापार जो था, वो बेसिकली जमीन के बाद सबसे ज्यादा इनको पैसा दे रहा था सर, ठीक है। पहली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब होता क्या है कि विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन दिल्ली सल्तनत, और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब बननी शुरू हो जाती है सर, ठीक है, बाय द टाइम ऑफ द खिलजीज वी डू कम टू नो दैट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी केम, द एम्पायर बिल्डिंग टुक प्लेस। हमने देखा था कि खिलजीज तक आते आते एम्पायर बिल्डिंग होना शुरू हो गया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात से लेके बाकी सारे रीजन्स को जीता था कि नहीं जीता था सर, ठीक है। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से यहाँ पे इनलैंड ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा मिला सर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो विद द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड विद द एम्पायर बिल्डिंग ऑफ द खिलजीज द ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्टेड डेवलपिंग सर। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट आप डालोगे सर कि द मोनेटाइजेशन आल्सो स्टार्टेड इन दिस पीरियड ओनली सर। मोनेटाइजेशन के अंतर्गत आप पकड़ने की कोशिश करिए कि द सुल्तान्स आल्सो स्टार्टेड इशूइंग कॉइन्स, और ये कॉइन्स के अंदर आप लिख सकते हो कि इट वाज अल्तुतमिश हु इंट्रोड्यूस्ड द टंकास एंड द जितल्स, एंड दिस वर कैरीड आउट इन मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेरेवर द एम्पायर यूज्ड टू एक्सपांड, है ना, कि जहां-जहां साम्राज्य विस्तार हो रहा था वहां-वहां ये टंका को कैरी किया जाता था। जैसे गुजरात को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता ना, तो गुजरात में टंकास को इंट्रोड्यूस करवाया गया सर, है ना। तो इससे क्या होता था कि मोनेटाइजेशन होगा सर, और जितना मोनेटाइजेशन होगा उससे बेसिकली क्या होगा, आपका ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी सर, रीडिंग पॉइंट नोट है ना। तीसरी इसके अंदर से ही आप कहानी लिखने की शुरुआत कर सकते हैं सर, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उतनी ज्यादा होती नहीं थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत यहाँ पे ये बहुत चीपली अवेलेबल था, मजदूर आपके पास अवेलेबल थे, तो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ स्लेव्स अवेलेबल जो आपके लिए काम करने के लिए तैयार थे सर, रीडिंग पॉइंट। तो हमको क्या पता चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज आल्सो एक्चुअली अ वेरी मेजर रोल प्ले सर, ठीक है। और ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत चीपली अवेलेबल था, एम्पायर बिल्डिंग हो रहा था, इसके कारण नए रूट्स डेवलप हो रहे थे, सो द न्यू रूट्स वर डेवलप्ड। तो इन द इनलैंड ट्रेड एरिया वी डू गेट इंस्टेंसेस की मल्टीपल थिंग्स स्टार्टेड, और ये इनलैंड ट्रेड इनिशियली तो पहले शॉर्ट डिस्टेंस हो रहा है, फिर लॉन्ग डिस्टेंस होने की शुरुआत होती है। इसके थ्रू पहले दिल्ली की आपूर्ति होनी शुरू हुई, तो इसके अंदर आप नेचर ऑफ ट्रेड के अंदर लिखोगे कि दिल्ली के अंदर लोकल एरिया से सप्लाई आना शुरू हो गया सर। और लोकल सप्लाई क्या आता था, से फॉर एग्जांपल आप ग्रेन्स की बात करोगे, है ना, अनाज की बात करोगे, अलाउद्दीन खिलजी ने मंडी बनाई थी, याद है कि नहीं आपको सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि राजस्थान से, फिर दोआब वाले रीजन से, फिर अमरोहा है, यूपी के अंदर अमरोहा है सर, उन सब रीजन से आपको पता चलता है कि यहाँ पे ग्रेन्स आते हैं सर। उसी तौर के ऊपर हरियाणा से भी ग्रेन्स आने की शुरुआत होगी, मेरठ से ग्रेन्स आएंगे, अलीगढ़ से इनको अनाज मिलना शुरू हो गया सर, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन, सबसे पहले तो आप देखोगे ग्रेन्स की आपूर्ति होनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द इनलैंड ट्रेड। तो आप कमोडिटी के अंदर फूड ग्रेन्स की बात कर सकते हो। इसमें नॉर्मल केसेस के अंदर आप पकड़िए कि फूड में आप व्हीट हो गया है, राइस हो गया है, और क्रॉप्स हो गए हैं। कल एग्रीकल्चर में मिलेट्स हमने आपके कल की क्लास के अंदर पढ़ाए थे आपको सर, ठीक है। शुगर के बारे में लिख सकते हो, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में शुगर तभी भी होता है और आज भी हो रहा है सर, ठीक है। तो शुगर बेसिकली आ रहा है सर, है ना, समझे। तो इन सब का डेवलपमेंट होने की शुरुआत होगी सर। दूसरा क्या हुआ कि इसी पीरियड के समय पे जो लोकल सप्लाई यहाँ पे दिल्ली में हो रहा था, वहाँ पे क्लॉथ भी मिलना शुरू हो गया सर। अब क्लॉथ के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट बनाया था कि नहीं बनाया था सर, ठीक है। देखो 4 मार्केट्स ना, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। तो क्लॉथ का मार्केट आपको दिख रहा है सर, ठीक है। एंड यू विल फाइंड सेंट्रल इंडिया से क्लॉथ आ रहा है, टेक्सटाइल आ रहा है, देवगिर से आ रहा है, क्योंकि देवगिर वाज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मुस्लिम का प्रोडक्शन हो रहा है सर, ठीक है। ये सब चीजें आपको यहाँ से दिख जाएगी सर, रीडिंग। तो यहाँ से भी आ रहा है, पंजाब वाले रीजन से भी आ रहा है सर, रीडिंग। तो होता क्या है कि ये पूरी की पूरी जो सप्लाई थी, लोकल सप्लाई थी, दिल्ली में आने की शुरुआत हो गई। और ये जो लोकल सप्लाई थी, इसके कारण दिल्ली में ओवरऑल आप देखिए कि जो डिमांड सप्लाई है, वो डिमांड सप्लाई काफी तरह से स्टेबल हो जाता है सर, रीडिंग। यही चीज आप पकड़ने की कोशिश करोगे, आपको बाहर के एरियाज में भी देखने को मिलेगी। और होता क्या है कि जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन था, उसमें कारवान्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब अगर आप रोल ऑफ स्टेट इसके अंदर से पकड़ने की कोशिश करिए, तो रोल ऑफ स्टेट में इनफैक्ट है ना, कारवा प्रोटेक्शन का एक कंसेप्ट हमने आपको अलाउद्दीन खिलजी के अंदर पढ़ाया था।
और अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि ये जो कारवास है, ये कारवास को प्रोटेक्ट करना है, आई एम सपोज टू प्रोटेक्ट द कारवास, सो दैट कोई चोरी चपाटी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेसिकली जो चीज़ें है वो एक लीनियरिटी के सप्लाई के थ्रू मिलने की शुरुआत हो जाएगी। और अगर आपको याद होगा तो बलबन ने शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी आया, फिर फिरोज और गयासुद्दीन तक आते आते तो काफ़ी सारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इन्होंने टैकल कर दिया था सर, ठीक है। तो ये जितना भी कारवा प्रोटेक्शन है, ये कारवा का प्रोटेक्शन के थ्रू बेसिकली बंजारास को कहा गया कि आपको यहाँ पे सीधा राज्य को देना है। तो राज्य ने पॉलिटिकल रोल बहुत बड़ा एस्टैब्लिश किया सर, ठीक है। ये पॉलिटिकल रोल जब एस्टैब्लिश करवाया जा रहा है तो इसके अंदर आपको ये भी चीजें दिखेगी कि राजा के द्वारा एट टाइम्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए और ट्रेडर्स को अपनी लॉयल्टी जीतने के लिए राजा ने इनको इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर भी बिठाया सर, ठीक है, ट्रेडिंग। तो होता क्या है सर, ये जो मर्चेंट कम्युनिटीज है, ये मर्चेंट कम्युनिटीज को इनफैक्ट स्टेट पेट्रोनेज मिलने की शुरुआत हुई। इसमें भी आप रोल ऑफ स्टेट के अंदर ये फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो कि ये जो मर्चेंट कम्युनिटीज है इनको स्टेट पेट्रोनेज मिलता है। ये स्टेट पेट्रोनेज के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करिए कि इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में डाला गया, दे वर पुट इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। ये कुछ कुछ मर्चेंट्स ऐसे थे जो बेसिकली स्टेट को लोन देने की शुरुआत करते हैं। तो आपने बंगाल के अंदर देखा होगा कि आमिर चंद और मानिक चंद और जगत सेठ जैसे लोग थे, वो आपको दिल्ली सल्तनत के समय पे भी आपको दिखेंगे सर, ठीक है, गेटिंग अपॉइंट। एंड यू विल फाइंड कि राजा को समझ में आ गया कि विदाउट द हेल्प ऑफ दिस पीपल आई वोंट बी एबल टू हैव एन एसेंशियल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज, जिसके थ्रू मुझे व्यापार को बढ़ावा देना है सर, ठीक है, यहाँ डाइवर्सिफिकेशन करना है सर, ठीक है। तो लोन दिया नोबल्स को, नोबल्स ने इसको अप्लाई किया कारखाने के अंदर, कारखाने के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करवाया और ये मैन्युफैक्चरिंग के कारण लिमिटेशन हुआ। तो अल्टीमेटली बेसिकली आप देखोगे तो आपके यहाँ पे जॉब, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन सब कुछ बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सर, ठीक है। तो होता क्या है सर, ठीक है, बहुत सारे मर्चेंट्स ऐसे थे जिनको राजा ने इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर अपॉइंट करवा दिया। खिलजी के समय पे आपको ये देखने को मिलता है कि सब मर्चेंट्स वर अपॉइंटेड एज सदर और सदर। सदर और सदर अगर आपको पता होगा कि नॉर्मल केस में जो चैरिटीज हो रही थी या रॉयल फंक्शंस हो रहे थे उसके हेड के रूप में इनको अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। या किस किस को आप देखोगे तो दरोगा के रूप में अपॉइंट किया गया, रॉयल मिंट के। रॉयल मिंट का दरोगा का मतलब ये होता है कि ही वाज द पर्सन हु यूज्ड टू सी द सर्कुलेशन ऑफ मनी टेकिंग प्रॉपर्ली। व्यापारी को ही रॉयल मिंट का हेड बना दिया सर, ठीक है। अब ये क्यों बनवाया जाता था? क्योंकि उसको पता है कि भाई व्यापारी को पता है कि अगर मनी सप्लाई प्रॉब्लम होगा तो दिस विल क्रिएट मोर एंड मोर प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी एज वेल सर, है ना। कुछ कुछ मर्चेंट्स को टाइटल दिए जाते हैं, मलिक उत तुजार सर, है ना, ये टाइटल याद रखिएगा, याद रखना है तो यू कैन ऑलवेज मलिक उत तुजार सर। मलिक उत तुजार वाज अ टाइटल व्हिच वाज गिवन टू द मर्चेंट्स। ये टाइटल बेसिकली सबको नहीं दिया जाता था, पर वो है ना व्यापारियों का व्यापारी, बादशाह में बादशाह, शहंशाह वाली जो कहानी है ना, वो सब आपको यहाँ से दिखेगी सर, गेटिंग अपॉइंट, है ना। तो होता क्या है कि बहुत सारे व्यापारियों को यहाँ पे मर्चेंट्स को स्टेट पेट्रोनेज देने की शुरुआत होती है सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि मलिक उत तुजार वाज नोन एज अ प्रीमियर, मतलब वो व्यापारियों का बादशाह कहलाया गया और राजा उसको बहुत ही पेट्रोनेज देता था, किसी किसी को एडमिनिस्ट्रेशन में डाला। सब मर्चेंट्स वर गिवन इक्ता, कुछ कुछ मर्चेंट्स को आप देखोगे तो इक्ता देने की शुरुआत की गई एंड इनको कहा गया कि भाई चलिए आपको हम इक्ता देते हैं सर, गेटिंग अपॉइंट। तो आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो इससे व्यापारियों का मोरल बूस्ट होगा कि नहीं होगा? और व्यापारियों का मोरल बूस्ट होता है तो यू विल आल्सो सी कि दे विल आल्सो बी कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स और बहुत सारी चीजें में सर, ठीक है। तो इन सब के कारण इन्होंने फैसिलिटेशन करने की शुरुआत की। फैसिलिटेशन का मतलब है कि व्यापार को थोड़ा बहुत बढ़ाने की शुरुआत की सर, गेटिंग अपॉइंट, है ना। और इसी बेसिस के ऊपर से यू विल फाइंड कि ये जो व्यापारी कम्युनिटी है इनका बहुत बड़ा रोल पे दिखेगा। अब दूसरा ये है कि व्यापारी पैसा कमा के दे रहे थे, राजा को बेसिकली व्यापार से ये भी देखना है कि प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई तो बैलेंस रहेगा। साथों साथ यहाँ पे स्टेट का रोल ये भी है कि ये व्यापार के थ्रू पैसे भी कमाए सर, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि द ट्रेड एंड कॉमर्स वाज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द स्टेट रेवेन्यू एंड द स्टेट एक्सचेकर, राइट सर, ठीक है। तो होता क्या है सर, ठीक है, यू विल फाइंड देयर आर मल्टीपल टैक्सेस दैट वाज स्टार्टेड बाय द स्टेट, है ना। तो यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर जीएसटी तो उस टाइम पे था नहीं सर, ठीक है, बट यू विल फाइंड द स्टेट स्टार्टेड डूइंग द टैक्स कलेक्शन। तो जैसे रेवेन्यू में टैक्स लिए जाते थे, गहराई चराई लिया जाता था, दो आपके अंदर टैक्सेशन हुआ, या और भी खर्च और वो सब लिया जाता था, वैसे ही अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे अलग अलग व्यापारियों के लिए अलग अलग टैक्सेस लेने की शुरुआत हो जाती है सर, ठीक है, गेटिंग अपॉइंट। अब जैसे अगर आप देखिए तो बरानी एक टैक्स के बारे में लिखता है जिसका नाम था दलात, नाम याद रखेगा, दलात ई बजराहा। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ टैक्स? दलात ई बजराहा वाज अ टैक्स व्हिच वाज एक्चुअली टेकन ऑन द दलाल्स। दलाल्स थे कौन सर? तो गुजरात से कोई व्यापारी आता था, उसको सामान दिल्ली में बेचना था, बीच में ये ट्रांजैक्शन के लिए खड़े रहते थे सर, है ना। तो गुजरात का दिल्ली के साथ संबंध नहीं था उतना सीधा सीधा, तो ये बीच में से ब्रोकरेज का काम कर रहे थे, इंटरमीडिएरीज का काम कर रहे थे सर, ठीक है, गेटिंग अपॉइंट। तो इस प्रकार की चीजें दिखेगी आपको। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय पे अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए, वी कम टू नो अबाउट अ मर्चेंट टैक्स कॉल्ड द जजारी। अब जजारी क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने वो एनिमल्स के लिए अलग से मार्केट बनाया था, अगर आपको पता होगा। तो एनिमल्स के मार्केट के लिए बेसिकली जो भी लोग कैटल्स का व्यापार करते थे, कैटल्स का मतलब बेसिकली पशुपालन का सर, उनके ऊपर स्पेसिफिकली टैक्स लिया जाता था सर, गेटिंग अपॉइंट, है ना। उसी तौर के ऊपर अगर आप देखोगे आपको चुंगी का कंसेप्ट दिखेगा। चुंगी पता है आज की तारीख में भी यूज होता है, अभी होता था बिफोर जीएसटी, ऑक्ट्रॉय कहते हैं उसको सर, है ना। तो यू विल फाइंड कि इन सम एरियाज यू विल फाइंड द चुंगीज वाज कलेक्टेड, ऑक्ट्रॉय जब आप ट्रांजैक्शन करो एक जगह से दूसरी जगह तो उसके थ्रू आपको यहाँ से दिख जाएगा सर, गेटिंग अपॉइंट, है ना। यू विल आल्सो फाइंड कि आपको एक टैक्स दिखेगा जिसका नाम है ताह बाजारी। अब व्हाट इज ताह बाजारी? तो बाजार के अंदर जो भी दुकानें हैं, ये दुकानों के अंदर बेसिकली जो व्यापार हो रहा था उसके ऊपर टैक्स है। ये कमर्शियल टैक्स होता है, आज की तारीख में उसको प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में पहचानते हैं, या अलाउद्दीन खिलजी ने उसको रूरल एरियाज में घराई कहा गया था, ठीक है। घराई क्या था सर? हर एक घर के ऊपर टैक्स लिया जाता था ना सर, ठीक है। वैसे ही आपको एक टैक्स दिखेगा तह बाजारी सर, गेटिंग अपॉइंट, और कहा गया कि भाई ये भी इनफैक्ट हम लोग टैक्स के रूप में यहाँ से देखेंगे सर, ठीक है। तो होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग सर, है ना। देयर वर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्स दैट वर कलेक्टेड बाय द स्टेट। तो स्टेट ने दो रोल प्ले किए। पहला रोल प्ले क्या किया? वो किया कि इन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी, एम्पायर बिल्डिंग किया, नए रास्ते खोले, लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया, कॉइन्स को इशू किया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली एक सिस्टम डेवलप करवाई सर, गेटिंग अपॉइंट। और साथों साथ अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए कि यहाँ पे इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करते हुए मर्चेंट्स को कहा कि आप यहाँ पे कार्य करिए, मर्चेंट्स को इंपॉर्टेंट पोजीशन में भी दिया, और इसी बेसिस के ऊपर से अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए अलग अलग प्रकार की इनफैक्ट डेवलपमेंट करने की कोशिश की। ये व्यापारी ही थे जिनको बेसिकली स्टेट लोन भी देता था, जैसे आज की तारीख में देता है कि कहा प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना सर, हम आपको एडवांस में पैसे देते हैं, आप हमारे लिए बेसिकली प्रोडक्शन करवाइए, कहीं और से लेके आइए सर, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सर, ठीक है, एंड देन वी विल ट्राई टू सेटल इट आउट सर, गेटिंग अपॉइंट। तो इससे होता क्या था सर? देयर वर मल्टीपल क्लास ऑफ मर्चेंट्स हु स्टार्टेड सप्लाइंग टू द स्टेट। तो मर्चेंट्स को जो इनिशियली पैसों की कमी होती है ना, आप व्यापार कर रहे होते हो तो आपके पास पैसा नहीं होता है सर, ठीक है, तो वो भी चीजें हो जाती है।
तो इन सब के बेसिस के ऊपर से क्या आपको नहीं लगता है कि स्टेट ने रोल प्ले किया है इन द ट्रेड एंड कॉमर्स? और जो इनलैंड और ओवरलैंड दोनों प्रकार की कहानी आपको दिखेगी, इनलैंड और ओवरलैंड, इन सब के अंदर आपको व्यापार का और व्यापार की जो पूरी की पूरी सिस्टम है उसके अंदर आपको ये चीजें मिल जाती है जहां स्टेट ने पूरी तरह से व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। सर ठीक है, गिरिंग। अब इसमें फिर कमोडिटीज आ गई। अगर आप लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट डाउन कि इनलैंड के अंदर से क्लॉथ होता था, ग्रेन्स होते थे, और आपकी जो डेली नीड्स थी वो सब हो रही थी। लग्जरी आइटम्स जो थी वो सब बेसिकली ओवरलैंड रूट से आ रही है। लग्जरी आइटम हमेशा आप देखने की कोशिश करोगे ओवरलैंड रूट से आ रही थी सर, ठीक है। सो वी सी द लग्जरी आइटम स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम ओवरलैंड रूट। बाहर से बेसिकली पैसा आ रहा है, बाहर से आप देखोगे ये वेसल्स आ रहे हैं, ग्लास के वेसल्स आ रहे थे जिसको इमिटेट किया था हमने कल के क्लास के अंदर पढ़ाया था, याद आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। इंडिया से बेसिकली आप पकड़ने की कोशिश करोगे, कॉटन है, इंडिगो है, टेक्सटाइल्स है, ये सब भारत के पोर्ट्स के थ्रू या भारत के ओवरलैंड रूट के थ्रू सेंट्रल एशिया की तरफ जा रहा है सर, ठीक है। तो एक पूरी की पूरी हायरार्की ऑफ नेटवर्क्स क्रिएट किए गए, और ये जो हायरार्की ऑफ नेटवर्क्स क्रिएट किए गए जिसके थ्रू इनलैंड एंड ओवरलैंड ट्रेड को फायदा मिलता है। तो आप यहाँ पे फिर सीधे सीधे ओवरलैंड में लोकेशंस लिख सकते हो कि सेंट्रल एशिया में खुरासन, सेंट्रल एशिया के अंदर आप लिख सकते हो पर्शिया वाला रीजन, वेस्ट एशिया में इराक से लेकर जॉर्डन, सीरिया तक के व्यापार ओवरलैंड रूट में दिल्ली सल्तनत में हो रहे थे। इसमें ओवरलैंड रूट में दिल्ली सल्तनत में व्यापार हो रहे थे, उसमें राजा की खलीफा के साथ जो सुजेरिटी का एक्सप्लोइट करने का कंसेप्ट था वो भी आप लिंक कर सकते हो, क्योंकि एक इस्लामिक फोल्ड के थ्रू जब दिल्ली सल्तनत को देखा गया तो एक पॉलिटिकल कंसोलिडेशन दिखेगा जो राइट फ्रॉम इराक, ईरान, इंडिया, सेंट्रल एशिया एंड अप टिल द अरेबियन पेनिनसुला मिल जाता है। आप देखिए कि बिकॉज द किंग यूज्ड टू एक्सेप्ट द सुजेरिटी ऑफ द खलीफा, सो देयर वाज नॉट मच ऑफ प्रॉब्लम एंड हिंड्रेंस फॉर द ट्रेडर्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। सही गलत पिक्चर समझ में आ रहा है आपको? है ना, पूरा पिक्चर हमने पढ़ा हुआ है, मैं आपको एक नए डायमेंशन से बता रहा हूँ कि जब आप कैलिफेट सिस्टम के फोल्ड में आ रहे हो, व्हेन यू आर कमिंग अंडर द फोल्ड ऑफ द कैलिफेट सिस्टम, व्हाट डज दिस थिंग शोस? दिस थिंग शोस कि नाउ यू डोंट हैव मच ऑफ द, आई वुड से, ऑब्स्ट्रक्शंस बीइंग फेस्ड व्हेनेवर यू वांट टू हैव मूवमेंट गेटिंग ओपन। तो धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि व्हेन द किंग एक्सेप्टेड द सुजेरिटी, देयर वाज नॉट अ सिंगल किंग हु एक्चुअली ट्राइड टू डू अ रेबेलियन अगेंस्ट खलीफा। अब कुछ-कुछ और स्मार्ट राजा थे, मोहम्मद बिन तुगलक जैसे, बोले मैं नहीं स्वीकारूंगा, रेबेलियन नहीं किया था उसने, कहा कि आई एम नॉट राइट टू द खलीफा। फिर अकल ठिकाने आ गई बाबू की कि भाई यार ये तो बुर्ज खलीफा हो गया फिर हमको, ठीक है। देन ही रियलाइज कि भैया चलो इट्स बेटर कि हम लोग स्वीकार लेते हैं उसको, सब ठीक। तो यू नीड टू सी दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ओवरलैंड ट्रेड में कैलिफेट सिस्टम का रोल आपको दिखना चाहिए सर। तो आपने जो इंग्लैंड में मसाला डाला है ना, वो मसाला यहाँ पे लागू होगा। इसमें आप बेसिकली कैलिफेट सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड इसको मेंशन कर सकते हो कि इसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बेसिकली एस्टैब्लिश किया व्हेन इट कम्स टू द ट्रेड विद सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि जमीन के रास्ते से तो हम लोग इतना नहीं जा पाते थे, जमीन के रास्ते से चाइना नहीं गए हैं, ओशनिक ट्रेड के ऊपर भी मैं आता हूँ, बट आप पहले इसको समझिए सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो होता क्या है कि बाय दिस टाइम इनलैंड ओवरलैंड बोथ द रूट स्टार्टेड। इसमें रोल ऑफ स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन, हाईवेज, और साथों साथ आप पकड़ने की कोशिश करोगे बहुत सारे प्रोडक्शन सेंटर बन के आए। ये प्रोडक्शन सेंटर में मुल्तान हो गया, गुजरात में कैम्बे हो गया, बंगाल में रीजन हो गए, सोनारगांव से लेके चिटगांव से लेके ढाका वाला रीजन, ढाके का मलमल बहुत फेमस था। कलकत्ता तो बना नहीं था सर, ठीक है। कारवास को डेवलप किया गया, ये कारवास बेसिकली कितनी बड़ी मात्रा में लेके आते थे सर। अलाउद्दीन खिलजी ने उनको प्रोटेक्शन दिया, एम्पायर बिल्डिंग के कारण रोडवेज का डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। और साथों साथ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ और मर्केंटाइल कम्युनिटी का ग्रोथ हुआ। ये मर्केंटाइल कम्युनिटी में आपको बहुत सारे लोगों के काम दिखेंगे जो अलग अलग विशेष प्रकार का ट्रेडिंग करते थे। अब थोड़े ये पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं कि भाई हु वाज दिस मर्केंटाइल कम्युनिटी और इनको कहाँ कहाँ से आइडेंटिफाई किया गया था सर, ठीक है। तो अब चर्चा में आ जाते हैं मर्केंटाइल कम्युनिटी के ऊपर कि भाई ये जो मर्केंटाइल कम्युनिटी थी इनका क्या रोल प्ले था। तो आप एक पॉइंट के अंदर इनका एग्जांपल, क्योंकि फैक्ट्स लिखनी पड़ती है, अभी तक हमने एनालिसिस कर रहे हैं पर बीच बीच में मैं आपको फैक्ट्स बताता रहता हूँ क्योंकि ये फैक्ट्स के थ्रू आपके पॉइंट सब्सटेंशिएट हो जाएंगे सर, ठीक है। तो बरानी ने किताब लिखी थी तारीख फिरोज शाही, वही सबसे मेन सोर्स आपके लिए रहेगा सर। तो बरानी अलग अलग प्रकार के व्यापारियों की बात करता है सर, ठीक है। तो बरानी एक्चुअली हाइलाइट्स अबाउट द रोल ऑफ सौदागरान। सौदागरान का मतलब है, सौदागर पता है कि नहीं पता? जो सौदा करता है, सौदा करने का मतलब है जो व्यापार करता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो बरानी लिखता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ सौदागरान। एक है सौदागरान, एक कारवान, जो बेसिकली कारवा का व्यापार करते हुए बेसिकली व्यापार को ठीक करेगा, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करता था। और एक है सौदागरान, एक बाजारी, जो एक ऐसा सौदागर है जिसकी दुकान थी बाजार के अंदर। सो बरानी एक्चुअली हाईलाइट द रोल ऑफ टू काइंड्स ऑफ सौदागरान। सौदागरान का मतलब है सौदागर, जो व्यापारी थे उस टाइम के अंदर सर, ठीक है। इसकी बात करता है सर, ठीक है। दूसरी बरानी के द्वारा ही एक और शब्द को लिखा गया है जिसका नाम है बक्काल। बक्काल वर द बनिया कम्युनिटीज एट दैट टाइम एंड बहुत सारे मुस्लिम ऑथर्स, इस्लामिक ओरिजिन से बिलोंग करने वाले, वो बनियास को बक्काल लिखते थे इन द पर्शियन टर्मिनोलॉजी। इनका भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले आपको यहाँ से दिखेगा सर, ठीक है। यू विल फाइंड अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड सहान। सहान वर द शाहज एट दैट टाइम, जो भी व्यापारी ही कम्युनिटी थी सर, आपको खास करके वेल्दी मर्चेंट्स दिखेंगे सर। तो इनके लिए शब्द यूज किया गया है शाहान इन द पर्शियन लैंग्वेज सर, ठीक है ना। या इसी तौर के ऊपर अगर आप देखिए तो आपको मुहाताकरीन या मुताकरीन करके एक शब्द दिखा है। मुताकरीन वाज अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स जो होर्डिंग के लिए जाने गए थे, और बरानी इनको क्रिटिसाइज करता है कि ये सब के सब स्टॉकर्स हुआ करते थे और ये होर्डिंग करके प्राइसों को मैनिपुलेट करवाते थे सर, सो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड। इसी में शब्द लिखेंगे मुल्तानियान, यू विल फाइंड अ वर्ड कॉल्ड एज मुल्तानियान। मुल्तानियान का मतलब है कि जो मुल्तान के व्यापारी थे उनके लिए शब्द यूज होते हैं। इसी तौर के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको एक शब्द दिखेगा सराफान। यू कैन राइट मल्टीपल नेम्स है ना, ऐसे तो आप थक जाओगे सर, दो चार नाम आपको पता होने चाहिए सर। मुल्तानियान, मुल्तानियान कौन हुआ करते थे? ये मुल्तान के व्यापारी थे जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने भी पेट्रोनेट दिया था। या इसी तौर के ऊपर आपको दिखेंगे सराफान। ये सराफान क्या थे? जो सोना गिरवे रख के आपको पैसा ब्याज के ऊपर देते थे सर, ठीक है। तो मूलतः से ये लोग मनी लेंडिंग का काम, सराफ की पेटी आज की तारीख में भी यूज होती है, श्रॉफ कहते हैं उसको सर, बाय द वे सर, ठीक है। तो ये सबका रोल आपको दिखेगा सर, और ये सबके सब व्यापार को चला रहे हैं उस टाइम के अंदर।
यू विल फाइंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ व्यापारीज जो उस टाइम पे कार्य कर रहे थे, और इन सब के द्वारा वी डू कम टू नो कि ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा दिया गया। राजा ने इनको लोन्स देने की शुरुआत की, इन्होंने बेसिकली अलग अलग प्रकार का व्यापार किया सर, ठीक है। इसमें कोई घोड़ा लेके आता था, कोई हाथी लेके आता था, कोई चादर लेके आता था, कोई ग्रेन्स लेके आते थे, सब अलग अलग जगह से थे ना सर, ठीक है। स्लेव का ट्रेड था उस टाइम पे, गुलामों का व्यापार होता था, कोई गुलामों का व्यापार कर रहा था सर, ठीक है। तो डिपेंड करता था, पर स्टेट ने अलग अलग प्रकार से अपने यहाँ पे ये मर्केंटाइल कम्युनिटी को किसी को पुश किया है, किसी को दबाया है कि कोई ज्यादा शोषण कर रहा था। बट ओवरऑल आपको पता चलता है कि जो इंस्टेंसेस है उसमें मर्केंटाइल कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल, इसमें बोहराज भी दिखेंगे, अगर आपको लिखना तो यू कैन राइट द रोल ऑफ बोहराज एज वेल। ये बोहराज के साथ आप लिख सकते हो द ओसवाल्स। इस पीरियड में ओसवाल, आप बोल रहे हो ना सर मारवाड़ी क्या करते थे, तो लिख सकते हो कि यू कैन राइट द रोल ऑफ ओसवाल, ठीक है। ओसवाल वर द गुजराती मर्चेंट्स है ना, श्रीमालीस ओसवाल द गुजराती मारवाड़ी मर्चेंट्स जो उस टाइम के अंदर व्यापार कर रहे हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो ऐसी बहुत सारी कहानी दिखेगी जो इस पीरियड के समय पे अलग अलग रीजन में, बोहराज आपको पता होगा गुजरात में थे सर, है ना, बोरा मुस्लिम कम्युनिटी है, बोरा मुस्लिम कम्युनिटी जो व्यापार में बहुत ही आगे है सर, मतलब वो ट्रेडिशनली आप देखिए दे आर नोन फॉर दी एंटरप्रेन्योरशिप सर, है ना। बोराज बहुत ही मतलब वेरी एफ्लुएंट है सर, है ना, ओवरऑल आप पकड़ने की कोशिश करोगे सर, ठीक है। तो इसमें आप फिर गुजरात के मर्चेंट्स की भी लिख सकते हो। ओसवाल बेसिकली आप देखोगे गुजरात और राजस्थान दोनों जगह के ऊपर दिखते हैं। तो ये ओसवाल सी है जो आजकल आपको बड़े-बड़े इंडिया के बिज़नेस कॉन्ग्लोमरेट्स चलाते हैं सर, ठीक है ना। तो राजस्थानी जो मर्चेंट कम्युनिटी उसमें बहुत सारे आपको ओसवाल श्रीमाली दिखेंगे, यू फाइंड श्रीमाली मर्चेंट्स होंगे गुजरात राजस्थान वाले रीजन में सर, है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, यू फाइंड मल्टीपल थिंग मर्चेंट कम्युनिटी जो इस टाइम के अंदर काम कर रहे हैं, और इनके द्वारा बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स को अपने हिसाब से बढ़ाया गया सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। फिर एक कम्युनिटी हुआ करती थी ख्वाजास की, ख्वाजा वर द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन गुजरात। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि यू फाइंड अ कम्युनिटी कॉल्ड एज ख्वाजास व्हिच वाज आल्सो द मर्चेंट कम्युनिटी इन गुजरात सर, है ना, वेल्दी मर्चेंट कम्युनिटी, वो भी व्यापार कर रही है सर, ठीक है। तो कमी नहीं थी किसी की सर, ठीक है। यू विल फाइंड कि ह्यूज नंबर ऑफ मर्चेंट कम्युनिटीज इन्वॉल्वड इनटू द ट्रेड, है ना। तो इनलैंड हो या ओवरलैंड हो, अलग अलग चीजें आती थी, अलग अलग चीजें जाती थी सर, ठीक है। और इसी बेसिस के ऊपर से बेसिकली ये जो मर्चेंट कम्युनिटी है इनका भी रोल पे आपको दिखेगा। ये मर्चेंट कम्युनिटी के साथ अगर आप समझने की कोशिश करिए, वी कम टू नो अबाउट द ट्रेडिंग सेंटर्स गेटिंग डेवलप्ड, है ना। अब ट्रेडिंग सेंटर्स में होता क्या है आप समझिए सर, ठीक है। एक से ज्यादा ट्रेडिंग सेंटर्स बन के आए। मुल्तान बिकेम एन इंपॉर्टेंट सेंटर इन नॉर्थ वेस्ट, गुजरात में कैम्बे हुआ करता था, बंगाल में चिटगांव से लेके सोनारगांव वाले पोर्ट वाला रीजन आपको दिखेगा। देवगिर वाज वन सच सेंटर सर, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में मालवा, धार और मांडू वाले रीजन के अंदर आपको ट्रेडिंग सेंटर्स दिखेंगे जो इस टाइम के अंदर डेवलप होने की शुरुआत हो रही है। चौथा क्या हुआ कि ये जितने भी सेंटर्स थे इनको इंटरकनेक्ट किया गया विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, और राजा ने बेसिकली सराइज बनाई थी। अगर आपको याद होगा फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इवन अलाउद्दीन के समय पे भी उसने सराइज बनाई थी। सराइज वर द रेस्ट हाउसेस सर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है कि एक से ज्यादा सेंटर्स का डेवलपमेंट होना, ये एक से ज्यादा सेंटर्स अलग अलग प्रकार से चीजों को सप्लाई कर रहे थे, तो इंटरडिपेंडेंसी बहुत बढ़ रही है ट्रेड एंड कॉमर्स। तो कहीं पे आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है मेटल का, कहीं पे कपड़े का हो रहा है, कहीं पे ग्रेन्स का हो रहा है। कपड़ा भी अलग अलग प्रकार का था। अब ढाके में जो मलमल बनता था वैसे गुजरात में नहीं बनता था, पर गुजरात के टेक्सटाइल बेसिकली पटोला और ये सब अलग ही प्रकार की डिमांड क्रिएट करवा रहे थे। तो देखो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल्स। तो जो ओवरलैंड ट्रेड आप कभी किताब में देखोगे, ओवरलैंड ट्रेड में मैक्सिमम हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स होते थे। वी वर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग मैक्सिमम द टेक्सटाइल्स ओनली, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हम लेते थे क्या सर, हम लोग बेसिकली हॉर्सेस को खरीदते थे। हॉर्सेस को खरीदते थे ओवरलैंड ट्रेड में, क्योंकि सेंट्रल एशिया से वेस्ट एशिया से घोड़े बहुत आते थे, स्लेव्स आते थे सर, ठीक है। परफ्यूम्स आया करते थे सर अलग अलग प्रकार की। गोल्ड वी यूज्ड टू इंपोर्ट, है ना, ओवरलैंड ट्रेड में। इनलैंड में आप देखोगे तो राजा बंगाल से और क्या कहते हैं ईस्टर्न इंडिया से हाथियों को लेता था दिल्ली में, क्योंकि राजा को पता है कि हाथी का अपना भी भले अभी घोड़ा है पर हाथी की प्रासंगिकता तो है ना। तो इनलैंड ट्रेड में आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड देखोगे ना, तो यू विल फाइंड कि हाथी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट थे। तो जब गयासुद्दीन ने और उसके बाद मोहम्मद ने और उसके बाद फिरोज ने जब दक्कन और ईस्ट इंडिया के ऊपर अपना प्रभाव डाला, खास करके ईस्ट इंडिया में सर, ठीक है। तो उन्होंने हाथियों को उठाया था उड़ीसा से और बंगाल से, याद आया आपको सर, ठीक है। मोहम्मद तुगलक के समय में मैंने आपको बताया था कि जब वारंगल के ऊपर अटैक किया गया और वहां से वाया उड़ीसा होते हुए आ रहा है सर, ठीक है। हाथी वाथी उठाएगा, गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से भी हाथी उठा के लेके आता। तो इससे क्या होता है कि कंटिन्यूस सप्लाई चालू रहेगा सर, ठीक है। जब आप देख रहे हो कि इनलैंड एंड ओवरलैंड ट्रेड में शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो रहा है, वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया, ओवरलैंड ट्रेड में कैलिफेट सिस्टम से भी पॉलिटिकल चीजें आ रही है सर, ठीक है। इस पीरियड के समय मर्केंटाइल कम्युनिटी अपना रोल प्ले कर रही है। इस पीरियड के समय पे स्टेट लोन्स दे रहा है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, जिसके थ्रू अलग अलग प्रकार की चीजें जा रही है। मर्चेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के ऊपर बिठाया जा रहा है सर, ठीक है। सुल्तान यहाँ पे काफी सारी स्टेबिलिटी दे रहा है, मोनेटाइजेशन हो रहा है। तो इस पीरियड के समय पे वी विल फाइंड कि नए इंस्टीट्यूशंस बनने शुरू हो गए जो प्राइवेट ट्रेड को बढ़ावा दे रहे थे। अब होता क्या है कि राजा ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे दी है, राजा ने कुछ कुछ जगह के ऊपर लोन्स भी एडवांस किए हैं, पर दो व्यापारियों के बीच में व्यापार होना है। ये व्यापार को लीनियरिटी में लाने के लिए हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन ऑफ मनी should continue and the transmission of money should also continue. So this was the period where the credit institutions came into the picture or banking institutions came into the picture and they also played a major role in the trade and commerce. ये क्रेडिट और जो पूरे के पूरे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो रहे हैं उसमें आपको हुंडी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले दिख जाएगा। और ये हुंडी आपको भी पता है 2019 की या 2020 की प्रीलिम्स में काफी लोगों को डस गई थी कि भाई ये कैसे क्वेश्चन आ गया सर, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, मतलब इतने मतलब मुझे लगता है कि यार मतलब देखो यूपीएससी का मैंने पहली बार क्वेश्चन पेपर देखा था ना, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम 2010 में शायद तक मैंने देखा होगा, वो बड़ी सी मैनुअल आती थी, मैनुअल के पीछे था प्रीवियस, और वो पेपर कुछ 7-8 साल 2002-3 के आसपास होगा। तो उस टाइम पे ऑप्शनल का पेपर और वो सब साथ में हुआ, प्रीलिम्स में भी ऑप्शनल आता था तब। तो मैं जीएस का पेपर देख रहा था, तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन देखे तो मुझे उस टाइम पे भी समझ में आ रहा था कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, आई एम अवेयर अबाउट दिस टॉपिक। ऐसा नहीं था कि एकदम ब्लैंक था। आजकल की आपकी जो नई जनरेशन आ रही है ना, मतलब दे आर सो, मैं मतलब डम नहीं कहूंगा सर, ठीक है, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज दिस, बट आई फील दैट यू आर वेरी मच अनअवेयर सर। इतनी अनअवेयरनेस क्यों है यार आपकी पीढ़ी में? मैं जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैं जो जनरेशन को पढ़ाता था मैंने बताया वो मेरे से एल्डर थे, मतलब तो वो तो ठीक है, वो चलो वो बैच थोड़ी उनकी बुद्धि थी सर। फिर मैंने जैसे बेसिकली नई नई जनरेशन की, इवन यहाँ पे भी 2 साल पुरानी बैच को कंपेयर करो और आज की बैच को कंपेयर करता हूँ, ऑप्शन छोड़ दीजिए, पर जीएस की बैच में तो आई हैव फेस्ड दिस थिंग। यार 2 साल पुराने बैच को बच्चों को मैं पढ़ा रहा था जब हिस्ट्री मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया, और उसकी जगह मैं अभी करवा रहा हूँ, उसमें इनफैक्ट मेरे अवर्स ज्यादा लग जाते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा स्लो होना पड़ता है, बुआ बूम हो जाती है सर, ठीक है। एंड आई हैव आल्सो विटनेस की द लेवल ऑफ डाउट्स दैट आई हैव बीन सर, ठीक है ना, गेटिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स। आई फील दैट कि यार कैंडिडेट्स को क्या हो गया है सर।
फिर पता चला कि कैंडिडेट्स कुछ और जनरेशन से बिलोंग करते हैं और कैंडिडेट्स की जनरेशन के अंदर फिर वी सी दैट और ही उनकी नेचर रही है सर, ठीक है ना। चलिए, तो पढ़ने के बाद ज़्यादा कंफ्यूजन, और पढ़ने के बाद क्या करूँ, अब इतना आपको पढ़ा दिया तो इसके बाद आपको ट्रेड एंड कॉमर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी सर, ठीक है। तो हुंडी का डेवलपमेंट हुआ। व्हाट इज हुंडी सर? हुंडी इज नोन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। तो अब ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करना है आपको। हाँ, यू वांट टू गो फ्रॉम से फॉर एग्जांपल अहमदाबाद, एंड अहमदाबाद से दिल्ली जाना है सर, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि शाम को 6 बजे की राजधानी ले लो, सब निकल जाओ, सुबह 7:30 बजे दिल्ली स्टेशन पहुंच जाओगे सर, ठीक है। वैसा तो नहीं सर, ठीक है। अब तो हो सकता है सर, मैं आता था दिल्ली सर शाम की 6:30 बजे की राजधानी, सेकंड एसी लेता था सर नॉर्मली, 3 टायर में नहीं, सेकंड एसी या फर्स्ट में बैठो सर। वो राजधानी में फर्स्ट में बैठने का अलग ही नशा है सर, ठीक है। वो मजा आती है सर आपको, वो ना कि मैं मजा देना चाहता हूँ, मौज वाली फीलिंग आ जाती है। तो मैं ट्रैवल कर रहा था एक बार, तो मेरे पास नोट्स थी, दूसरे दिन क्लास था मेरा, तो मेरे सामने कोई बैठे थे, तो वो देख रहा है, वो ये पढ़ रहा है, और फिर मैं न्यूज़पेपर भी देख रहा हूँ, मैं कुछ लिख रहा था, स्क्रिबलिंग था ना, मैं ओल्ड स्कूल टेक्निक अपनी चलती थी, क्लास में थोड़ा बहुत डिक्टेट भी करा, और फिर रेफरेंस के लिए भी रखनी पड़ती नोट्स, तो टॉपिक छूट ना जाए। तो 6 से 8, साढ़े 8 फिर खाना, पहले वो राजधानी में खिलाना शुरू कर देते हैं, आपकी खातिरदारी चलो, वो जूस आया, ये आया, वो आया, मैं थोड़ा-थोड़ा कर रहा हूँ ये वो। तो एक जेंटलमैन थे, मतलब मिडल एज में थे। फिर मैं जिस तरह से था तो मेरे पास वो नोट्स और ये थी। फिर मुझे कहते हैं कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हो या करवा रहे हो? दोनों में से एक होगा। मतलब उन्होंने स्माइल करके बताया। मैंने बोला जी सर, मैं सिविल सर्विस की तैयारी करवाता हूँ। तो फिर क्या-क्या करवाते हो? मैंने कहा कि सर आईटी हिस्ट्री ये सो एंड सो। तो मैंने कहा कि सर आप? बोले मैं उन्हीं में से हूँ जिसकी आप तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है। तो एक फिर इंट्रोडक्शन हुआ हमारा। ही वाज़ वर्किंग इन द सर्विसेज ओनली सर, ठीक है। वो ऑब्वियसली ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ। तो फिर उन्होंने बताया कि हम ये है, तो ही वाज़ इन द सेंट्रल सर्विसेज। तो मतलब सर यहाँ ऐसा-ऐसा है। फिर बोला क्या है, क्या नहीं? फिर देन ही वाज़ शेयरिंग हिज एक्सपीरियंसेस ना। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि वो गुजरात डेपुटेशन पे थे और वो शायद 88 या 86 बैच के थे सर। तो उन्होंने कहा कि मैं पहली बार, उन्होंने राजधानी की एक व्याख्या बताई मुझे। फिर बात करनी शुरू हो गई, मैंने बोला इसको रखो, बुक को साइड में ना, नोट्स ऊपर वहाँ जाके होटल जाके बना दूँगा सर। मैंने बोला यहाँ ध्यान मिलेगा सर, ठीक। तो मैंने बात की, मैंने बोला सर हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, ये वो इतने साल से हो। तो फिर उन्होंने कहा कि एक मज़े की बात है कि इसका ये क्यों अलग ही चार्म है। तो उन्होंने कहा कि जब 87 या 88 की बात थी, एंड ही वाज़ फर्स्ट टाइम कमिंग टू गुजरात वाया द ट्रेन ओनली, और उस टाइम भी फर्स्ट क्लास में बैठ के आ रहे थे। तो उस टाइम पे अहमदाबाद की राजधानी नहीं चलती थी, इट वाज़ अगस्त क्रांति। वो अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, मतलब बॉम्बे, दिल्ली वाया अहमदाबाद जो थे। तो अब फिर उसके बाद फिर अहमदाबाद, दिल्ली की अलग से राजधानी है। पहले बॉम्बे, दिल्ली राजधानी थी, वाया अहमदाबाद होती थी। तो वो गाड़ी में आ रहे थे। तो उनके साथ फर्स्ट में क्या है, कूपे होता है, आपको पता होगा, दरवाजा कैबिन होता है। यू गेट गुड ट्रीटमेंट एज़ वेल सर, ठीक है। तो राजधानी वो बता रहे थे कि वो पहली बार जॉइन करे थे, वेरी यंग एज़ अ प्रोबेशनर, खत्म किया था ट्रेनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड ही वाज़ कमिंग टू द स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक व्यापारी मिले उनको, ट्रेन में बैठे-बैठे, बोले क्या करते हो? तो व्यापारी यहाँ गुजरात के बहुत नामचीन व्यापारी थे, तो उन्होंने एक्सपीरियंस बताया। तो व्यापारी ने पूछा, बोले कितनी तनख्वाह मिलेगी आपको यहाँ? तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि ₹800 मिलती थी, 750 या ₹800 की बात है, स्टार्टिंग में प्रोबेशन। तो व्यापारी के साथ एक और भी व्यक्ति था, बोले ये मेरा मैनेजर है, इनको मैं ₹2500 दे रहा हूँ। और ये जो ब्यूरोक्रेट की बात है, उन्होंने एमबीए किया था उस टाइम पे 1980s में। तो फिर वो व्यापारी ने ये बड़े बाबू को कहा कि इच्छा हो तो गुजरात में ही हो, मन ना लगे ना तो आ जाना मेरे पास, ठीक है। कार्ड बांट दिया, एक्सचेंज किया, रात गई बात गई सर, समझे। देन वो व्यापारी आगे चला गया, ये साहब एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। 5-7 साल के बाद वो जो व्यापारी था ना, इनफैक्ट है ना, बड़े बाबू के ऑफिस में जाता है। अब व्यापारी भी भूल गया था कि ऐसे मैंने किसी को ऑफर दिया था, 2-2,500 उस टाइम पे बोले थे, क्योंकि आपने एमबीए किया हुआ था। उसने कहा मेरा मैनेजर है, आपको मन ना लगे। वो व्यापारी पहले 1 डेढ़ घंटा वेट किया। वो व्यापारी थोड़ा बौखला गया था। उसको भी याद नहीं था कि ये नाम वाले वही अधिकारी हैं जिनको वो मिले थे कुछ सालों पहले गाड़ी में। और फिर व्यापारी एंटर हुआ तो फेस टू फेस याद आया, बोले इनको तो कहीं देखा हुआ है। तो फिर बड़े बाबू ने उनको याद कराया, बोले दादाजी याद आया कि नहीं आया? आप मुझे ऑफर दे रहे थे ना। वो ऑफर मैंने खैर नहीं ली, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। और फिर चाय-वाय पिलाई। तो वो कह रहे थे कि दिस इज़ व्हाट द सिविल सर्विस इज़ ऑल अबाउट, है ना? कि यू मीट न्यू पीपल। उस टाइम पे ₹2500 बहुत बड़ी बात थी 1980s में सर, जहाँ ₹700-800 भी बड़ी रकम हो जाती थी सर, ठीक, समझे आप लोग। तो फिर वो बता रहे थे, फिर मेरी वही बात चली। खैर, तो मैं दिल्ली की बात कर रहा था। तो व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम अहमदाबाद टू दिल्ली, ऑब्वियस था कि रास्ते में लूट-पाट हो जाती है। देयर वाज़ अ क्लास ऑफ पीपल यूज्ड टू स्टील अराउंड। तो व्यापारी जो भी था, दे नेवर यूज्ड टू टेक कैश विद देमसेल्व्स। उस टाइम पे सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम तो थी नहीं। हाँ, एक क्रेडिट कार्ड सिस्टम थी या पैसे ट्रांसफर कर दे सर, तो ये हुंडी चलती थी। तो हुंडी के थ्रू होता क्या था कि यू गो टू अ पर्सन हू इज़ डीलिंग इनटू हुंडीज़। आप उसको यहाँ पे ₹100 दे दो, वो यहाँ से कागज़ की नोट निकाल के देगा। वो बताएगा कि यू गो टू सो एंड सो प्लेस, ये कागज़ का नोट का वैल्यू ₹100 है सर, यहाँ मेरी सिग्नेचर है। आप दिल्ली में चले जाइएगा, ओल्ड दिल्ली में चांदनी चौक के पास पीछे दुकान है सर, है ना? वहाँ पे जाके कागज़ दीजिएगा, यू विल गेट ₹100 बैक। तो आपको कागज़ की एक पर्ची लेके चलनी थी, कोई दिक्कत थी नहीं सर, गेटिंग ओपन। और होता क्या है कि हुंडी का डेवलपमेंट हुआ। अब हुंडी पहले से चल रही थी भारत में, ये टर्किश लोग आए इसके कारण नहीं हुआ सर, याद आया। हुंडी का फ़ायदा ये हुआ कि भारत में पेपर प्रोडक्शन का रिवॉल्यूशन हो जाता। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले या कल के क्लास में बताया कि बाबू पेपर प्रोडक्शन टर्किश लोग लेके आए। व्यापार को प्रोलिफरेट करने के लिए कागज़ के ऊपर नकदी जो रकम है, वो लिखने की आवश्यकता बहुत थी। पहले चलती थी हुंडी, वो उसके ऊपर लिख के, कपड़े के ऊपर लिख के जाया करते थे। इट वाज़ सिमिलर टू ड्राफ्ट। दे वर सिमिलर टू ड्राफ्ट, है ना? चेक के रूप में, ड्राफ्ट के रूप में कर सकते। पेपर का प्रोडक्शन बढ़ा, इसके लिए हुंडी का उपयोग बढ़ गया सर। ये चीज़ मैं आपको लिंक अप करवाना चाहता था। तो कहानी इसके लिए बताई सर। आप कल के क्लास में पेपर के साथ लिंक अप नहीं करोगे तो हुंडी इसको नहीं समझ पाऊँगा। हुंडी से 2 चीज़ हुई, एक तो आपके पैसे सिक्योर रहते थे, रास्ते में कोई लूट के नहीं दे सकता था, क्योंकि उसपे आपका नाम लिखा होता था। हाँ, वो भी क्रॉस चेक करके दो ना, 2 लीटा करके, आड़ा करके लिया जाता था। और ये आपको सिक्योर देता है, आपको कोई चिंता नहीं होती थी सर, ठीक है? ना, हुंडी तो आपको कृष्ण के ज़माने का एग्ज़ाम्पल देखते हैं, नरसिंह मेहता का कभी साहित्य पढ़िएगा, है ना? तुम्हारी हुंडी स्वीकारो नाथ जी सर, है ना? तो ऐसे तो बड़ी-बड़ी आपको कविताएँ दिखती है सर, ठीक है? हुंडी थोड़ी आज का है, मिडिवल में टर्किश आ गए उनके। कहानी ये चलती है कि ये जो हुंडी है, ये हुंडी का उपयोग बढ़ा क्योंकि पेपर का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। और पेपर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स होगा सर।
क्योंकि आपकी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो बढ़ जाएंगे सर, तो आपकी क्लैरिटी आएगी मार्केट सिस्टम के अंदर भी सर। गेटिंग समझ में आया आपको? तो इसके थ्रू आप पकड़ने की कोशिश करिए कि हुंडी का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये हुंडी बढ़ते 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 इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है कि भारत की हुंडी यूरोप के बाजारों में स्वीकारना शुरू हो गई। इंडियन मर्चेंट्स की क्रेडिबिलिटी थी कि यहाँ का कोई व्यापारी हुंडी भारत की सूरत की हुंडी लेके जाता था ना बेल्जियम के बाजार में, बेल्जियम का व्यापारी उसको एनकैश करके दे देता था, बोले इंडिया का चिट्ठी है, आज नहीं तो कल मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो सर। अब सवाल ये था कि सेटलमेंट क्या होता था और कैसे करते थे, क्योंकि एक व्यापारी के रूप में मेरे को तो पैसे मिल गए, आई वेंट फ्रॉम अहमदाबाद टू दिल्ली, मैं तो हुंडी निकाल के। अब ये तो व्यापारी थे, उनके बीच में गोल्ड में सेटलमेंट होता था, उनके बीच में कमोडिटीज के वैल्यूज का सेटलमेंट होता था, जिसके पास हुंडी पड़ी है ना, उन दोनों को अंदर अंदर एक्सचेंज तो करना होता है ना, आजकल बैंक्स में भी यही होता है ना सर। तो सेटलमेंट बेसिकली ये सराफ करते थे ट्रांसमिशन ऑफ मनी के थ्रू। तो कभी कभी फिजिकल कैश का भी सेटलमेंट करवाते थे या गोल्ड के थ्रू सेटलमेंट करवाते थे, अलग अलग प्रकार की कहानी दिखेगी सर फ्रीडम अपॉन। तो एक तो ये आपको दिखेगा। दूसरा आप पकड़ने की कोशिश करोगे, कॉइन्स का डेवलपमेंट मैंने आपको बताया हो चुका था। ये कॉइन्स में टंका का डेवलपमेंट भी आपको दिखेगा, जो दिल्ली के सुल्तान ने इंट्रोड्यूस करवाया भारत के अलग अलग विस्तार में जहां जहां गए, ठीक है। दूसरा रीजनल डायनेस्टीज भी अपने कॉइन्स इशूज करवा रही है। अब रीजनल डायनेस्टीज में आप देखिए, यू विल फाइंड विजयनगर डायनेस्टी, थोड़ी साउथ की बात करते हैं, उन्होंने कौन सी इशू कराया था, वराहा, पता है आपको? वराहा वर द काइंस व्हिच वर इशूड बाय द विजयनगर सर। गेटिंग गुजरात में ही इसी तौर के ऊपर अगर आप देखोगे, गुजरात में एक कॉइन्स इशू करवाया जिसका नाम था महमूदी कॉइन्स, महमूद बेगड़ा जो था ना राजा गुजरात का, उसके द्वारा ये कॉइन्स इशू करवाया गया। तो यू विल फाइंड कि राजा अपने अपने कॉइन्स इशू करवा। अब क्या हमने कल के क्लास में नहीं देखा था कि मेटलर्जी का डेवलपमेंट हो गया दिल्ली सल्तनत में? इन द यस्टरडेज क्लास वी हैड सीन द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जी, मेटल्स के अलॉयसेस बन रहे हैं, पॉटिंग मिक्स हो रहा है, तो इससे कॉइन्स की सर्कुलेशन बढ़ेगी कि कम होगी सर? तो मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज गोइंग प्लेस, इट्स टेकिंग प्लेस विद द यूज ऑफ द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, हुंडी सिस्टम, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेवलपमेंट होना, पेपर का डेवलपमेंट होना, ठीक है। तो इन सब के कारण व्यापार बढ़ेगा, वो ओवरलैंड व्यापार भी बढ़ेगा, इनलैंड व्यापार भी बढ़ेगा, इवन ओशनिक ट्रेड विल आल्सो इंक्रीज। गेटिंग माय पॉइंट? ओशनिक ट्रेड भी बढ़ेगा ना सर इसके कारण। दूसरी पॉइंट आपको ये भी सीखने को मिलती रहेगी, जहां पे एक सिस्टम मिलती है जिसका नाम है ददनी सिस्टम। गुजरात में ये सिस्टम बहुत एक्टिव थी। ये सिस्टम के थ्रू जितने भी कारीगर थे ना, उनको मर्चेंट्स पैसा एडवांस में देके कह देते थे कि आपको मेरे लिए ही प्रोडक्शन करना है, किसी और के लिए नहीं करना है। ये शायद ददनी सिस्टम को मैंने कॉम्बैट के अंदर पूछा था, आई डिस्कस्ड, पूछा तक नहीं पूछा था कॉम्बैट में, नहीं पूछा होगा सर, कुछ कहीं पे तो मैंने पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा, या ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पे मैंने कुछ करवाया होगा जीएस के अंदर सर, ठीक है। एक कंसेप्ट थी ददनी सिस्टम सर। ये ददनी सिस्टम के अंदर खासियत ये थी कि भारत के जितने भी हैंडीक्राफ्ट मार्केट थे, खास करके गुजरात की बात करूंगा मैं, वहां पे जो भी चीजें बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी ना, वो व्यापारी ले लेते थे, हैंडीक्राफ्ट को, आर्टिजन्स को कहते थे कि आपको हमारे लिए बनाना है। तो इससे भी क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन है वो लीनियर हो जाएगा और व्यापारी फिर एक्सपोर्ट करेंगे अपने हिसाब से, उसको जो भी डिमांड हो रही है सर। तो होता क्या है कि अलग अलग प्रकार की चीजों का डेवलपमेंट हुआ, मेटल्स का डेवलपमेंट हुआ, इसमें हैंडीक्राफ्ट का डेवलपमेंट दिखेगा, इसमें स्टील की इंडस्ट्रीज बनेगी। दक्खन से उस टाइम पे तलवारें एक्सपोर्ट होती थी भारत के बाहर। दक्खन में से आप पकड़ने की कोशिश करोगे, आयरन स्टील का एक्सपोर्ट हो रहा था सर। गुजरात से आप देखोगे हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट हो रहा था गुजरात के बाहर, और इट वाज गोइंग आउटसाइड द कंट्री सर। गेटिंग पॉइंट? मैंने आपको कल के क्लास के अंदर 3 कोटिंग बताया था, वो जो यूटेंसिल्स का कोटिंग हो रहा था दैट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द कंट्री सर। तो यू विल फाइंड एक से एक आपको व्यापारी दिखेंगे, एक से एक बेसिकली ऑथर्स दिखेंगे, और क्या कहते हैं सर, है ना, इंस्टीट्यूशंस दिखेंगे जिनका डेवलपमेंट हुआ सर। इसमें राजा का भी रोल प्ले है और इसमें इनका भी रोल प्ले है। दूसरा आपका इंटरेस्ट के ऊपर मनी लेंडिंग करना, ऐसे तो इस्लामिक कंसेप्ट के अगेंस्ट में है, पर हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि सब सुल्तानों ने इसको प्रमोट किया, किसी ने, इवन नोबल्स भी पैसा ब्याज पे घुमाते थे। यस्टरडे वी हैड डिस्कस दिस पॉइंट, है ना, जब हमने क्या कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत के नेचर के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये थियोक्रेटिक है कि नहीं है सर। तो उसरी एज अ इंस्टीट्यूशन, एज अ आई कैन से द प्रोसेस और द फॉर्मेट, इसका भी डेवलपमेंट हो रहा है सर। तो पैसे तो सर्कुलेशन में है, अब जितना पैसा सर्कुलेशन में है, क्या ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं बढ़ेगा? तो होता क्या है, ये सियासत इज मोर प्रोमिनेंट देन शरीयत सर, है ना। ये आज की तारीख में लागू होता है सर। ये बरानी भले तब बोल के गया था, याद रखेगा सर, सब जगह सियासत ही है। हाँ, डोंट सी बरानी फ्रॉम द मेडिवल पॉइंट ऑफ व्यू, यू सी इन इवन फ्रॉम द मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू सर। हाँ, वरना यूएई इजराइल को रिकॉग्नाइज ना करता सर, समझे कि नहीं समझे? इफ सियासत इज नॉट इंपॉर्टेंट देन शरीयत, व्हाई वुड अ इस्लामिक कंट्री जो अमीरात कहता है अपने आप को सर, यहूदियों के साथ डिप्लोमेटिक सेटलमेंट करके उनको पॉलिटिकल रिकॉग्निशन दे रहा है सर। हाँ, दोनों, अरे वो पासपोर्ट में लिखा होता था कुछ साल पहले, बोले दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर इजराइल, है ना। अगर आप इजराइल जाके उसका थप्पा लगाते हो ना आपके पासपोर्ट पे, तो यू विल बी बैंड इन ऑल दी गल्फ कंट्रीज, मेजॉरिटी कंट्रीज इस्लामिक में। इसके लिए इजराइल वीजा भी देता है, तो कागज के ऊपर देता है, बोले वो गलती से पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप ना लग जाए बाबू, ना आप इजराइल गए हो, आपके पासपोर्ट के ऊपर पता ही नहीं चलना चाहिए, यू नो दिस ना सर। इजराइल इसके लिए कागज पे वीजा देता है, कागज पे स्टैंप करता है अलग से पेपर दे, जैसे ये दिया ना मेरे को सर, ऐसा वाला सर। ये किसका है? ये एंट्री वीजा है, टेम्पररी, ठीक है, ये कुवैत का है सर, ठीक है, दिस इज कुवैत सर, समझे। तो ये कुवैत का है, चलिए लेट मी कम। तो ये कहानी है, एक्चुअली मैं 2015 में जाता था, और 14-15 में मेरी थोड़ी फ्रीक्वेंट विजिट हुई थी। तो एक बार मैं जा रहा था ना ऐसे ही कागज लेके, तो मेरे को फिर इमिग्रेशन पे रोक दिया गया, बोले तुम करने क्या जाते हो ये खाड़ी के, और उस टाइम पे आईसीएस में लड़के बहुत भाग जाते थे, यू नो दिस ना। आईसीएस में यहाँ से लोग उड़ के फुर्र हो जाते थे सर। तो बोले तुम यही खाड़ी में जा रहे हो? बोले तो मैं कुवैत जाता था, कुवैत इराक बॉर्डर तक हम लोग एक दो दफा गए। बोले बसरा गए कि नहीं गए? मैं बोला नहीं सर नहीं गया। बोले सच बताओ बसरा गए कि नहीं गए? सर नहीं गया, जल्दी बता रहा हूँ, फोन देख लीजिए कहीं तो आपको एविडेंस मिलेगा, क्योंकि कुवैत बॉर्डर के बीच में साउदर्न इराक है ना, बसरा आता है, तो वहाँ बॉर्डर खुली है। तो मेरे व्यापारी कॉन्टेक्ट है वहाँ पे, बट आई नेवर वेंचर्ड आउट, है ना। मैंने बोला जाके करना क्या है अपने से, ठीक है, जो काम निपटाओ निकलो 4 दिन में से। तो काफ़ी लोगों को फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होते थे ना वो मिडिल ईस्ट में, तो उनको पूछ लेते थे फिर, है ना। फिर मेरे को इतनी इमिग्रेशन बहुत स्मार्ट है सर, इमिग्रेशन एक्चुअली वेल केपेबल ऑफिशियल्स, बट तो मैंने कहा ना कि मैं स्पाइसेस में हूँ, फूड गुड में हूँ। तो मेरे को पूछता है कि क्या भाव चल रहा है ये कमोडिटी का, वहाँ क्या चल रहा है, मार्केट में क्या क्या चीज़ है। तो यू विल फाइंड कि इमिग्रेशन पे आपने देखा बहुत लोग को डिटेन कर देते हैं।
आपको लगता है कि ये खाली स्टैम्प नहीं भाई, दे आर वेरी लाइक नॉलेजेबल पीपल, उनका बैकग्राउंड कभी देखिएगा कहाँ से है, डिफेंस फोर्सेस से बैठे होते हैं सर, इमिग्रेशन के काउंटर्स के ऊपर बैठे होते हैं ना, तो आपका चेहरा देखिए पहचान जाते हैं, देख के ये क्या करने आया है, ठीक है। चलिए, तो इनफैक्ट मनी लैंडिंग की कहानी देखिएगी, तो एक तो ये डेवलपमेंट हुआ सर। अब इसमें आप पकड़ के चलिए ओशनिक ट्रेड का डेवलपमेंट होता है सर, ठीक है। अब ओशनिक ट्रेड की कहानी क्या है, 10 मिनट लास्ट में उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ओशनिक ट्रेड आपको दो प्रकार से दिखेगा, जो इस समय के दौरान हो रहा था विद इन द कंट्री, सॉरी आउटसाइड द कंट्री सर, ठीक है। और आउटसाइड द कंट्री के थ्रू अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए तो भारत के दोनों विस्तारों में आपको ओशनिक ट्रेड दिखेगा। तो ओशनिक ट्रेड में आप लिख सकते हो मैप बना के, ठीक है, कि भाई वेस्ट एशिया के साथ व्यापार हो रहा है हमारा। सो इंडियन पोर्ट्स वर कनेक्टेड टू द नॉर्दर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड आल्सो द पर्शियन गल्फ एंड आल्सो द गल्फ ऑफ एडन एज वेल, ठीक है। सो वी वर एक्चुअली ट्रेडिंग विद वेस्ट एशिया, वी वर आल्सो ट्रेडिंग विद साउथ ईस्ट एशिया एंड वी आर आल्सो ट्रेडिंग अप टिल चाइना सर, हम चाइना तक भी व्यापार कर रहे थे ओशनिक ट्रेड में। तो दोनों प्रकार की कहानी दिखेगी। सो यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ मार्को पोलो, जब वो भारत की तरफ आया एंड मार्को पोलो ने कयाल नाम के एक बंदरगाह की बात की, उसने कयाल के साथ साथ आप देखोगे कैम्बे की बात की, क्योंकि वो दो जगह के ऊपर गया होता। कयाल, मोटुपल्ली एंड कैम्बे, दिस आर द थ्री पोर्ट्स दैट आर मेंशन्ड बाय मार्को पोलो। सबसे अर्लीस्ट ट्रैवलर था जो भारत के ओशनिक ट्रेड के बारे में बताता है उस समय के दौरान सब, ठीक है। कयाल इज इन तमिलनाडु, मोटुपल्ली इज इन आंध्र प्रदेश, जो काकटियास का पोर्ट हुआ करता था। कयाल वाज अ पोर्ट ऑफ द पंड्यास, जहां पे मार्को पोलो उतरा था सबसे पहले, और फिर वो रिटर्न में जाते जाते कैम्बे की तरफ जा रहा है सर, ठीक है। तो यू सी द एविडेंसेस ऑफ द पोर्ट्स गेटिंग डेवलप्ड एंड पोर्ट्स आर बीइंग मेंशन्ड बाय ऑथर्स लाइक मार्को पोलो। इसी तौर के ऊपर यही पोर्ट्स के बारे में इवन बतूता भी हमको बताएगा, एंड बतूता एक्चुअली मेंशन्स अबाउट द पोर्ट ऑफ पेम्बे, ही मेंशन अबाउट द पोर्ट्स ऑफ द किलोन, किलोन या कोल्लम कहते हैं उसको आज की तारीख में केरला के अंदर। इवन बतूता आल्सो टॉक्स अबाउट द पोर्ट ऑफ बंगाल एज वेल, वो बंगाल भी गया होता है रिटर्न में, बंगाल के पोर्ट की भी बात करता है। वो ये कह रहा है कि भारत से व्यापार बहुत अच्छा हो रहा है। बाय द टाइम ऑफ द पोर्चुगीज वी सी द कैलिकट इमर्ज एज वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स, कोल्लम के बाद में आया है। और कैलिकट में तो आपको पता है कि पोर्चुगीज आए थे कि नहीं आए थे, ज़ेमुरीन को समुद्री राजा कहा गया है सर, ऐसे थोड़ी कहा गया। तो यू फाइंड द अरब्स एंड द इंडियन मर्चेंट्स हैड गुड trading taking place from the Malabar coast, from the West Asia coast or West Indian coast up till the West Asia and South East Asia as well, getting upon। अब इस पीरियड में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दिल्ली सल्तनत में शिप बिल्डिंग के अंदर ट्रांजिशन आया था, टेक्नोलॉजिकल चेंज आया था। शिप बिल्डिंग तो पहले भी होती थी, बट अभी हमने वो टेक्नोलॉजिकल चेंज का थोड़ा रिवाइज कर रहे थे, तो मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली बताया कि शिप बिल्डिंग की प्रोसेस में थोड़ा बदलाव आ गया था। तो इससे क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बढ़ता है तो दिस ऑल्सो क्रिएटेड अ बेसिस वेयर द ओशनिक ट्रेड इंक्रीज्ड, गेटिंग अपॉन। तो ओशनिक ट्रेड फिर इसके कारण बढ़ा, तो हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कराने की शुरुआत करते हैं सर, ठीक है। एंड यू विल फाइंड कि इंडिया ने यहाँ से एग्रीकल्चर कमोडिटीज, टेक्सटाइल कमोडिटीज, यहाँ की स्पाइसेस और ये सब चीज़ें थी बेसिकली आप देखोगे तो एक्सपोर्ट करनी शुरू की। मिडिवल इंडिया में भी यही था, और हमने इंपोर्ट भी किया साथों साथ। प्रीशियस स्टोन्स थे, डायमंड्स हुआ करते थे, ज्वेलरी की चीज़ें थी, वो सब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं सर, ठीक है। वी विल बी इंपोर्टिंग सम काइंड ऑफ मेटल्स आल्सो फ्रॉम बोथ द रीजन्स, खास करके आप पकड़िए सर, ट्रेडिंग। इंडियन ओशन के ट्रेड में लग्जरी और नॉन लग्जरी दोनों प्रकार के व्यापार आपको दिखेंगे। सो यू कैन राइट डाउन कि देयर वर टू काइंड्स ऑफ ट्रेडिंग टेकिंग प्लेस बिटवीन द लग्जरी एंड द नॉन लग्जरी आइटम्स। दिस ट्रेड वाज बेस्ड ऑन द बार्टर, आल्सो द गोल्ड, जो कॉइन्स इशू करवाए गए थे अलग अलग राजाओं के द्वारा। और हमने बेसिकली यहाँ स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए, हमने वहाँ से घोड़े लिए, क्योंकि घोड़े बेसिकली फिर समुद्र के रास्तों से, वहाँ से फिर हॉर्स लैटिट्यूड का कांसेप्ट आपको मिलता है, गेटिंग अप। एंड यू विल फाइंड कि बिफोर द एंट्री ऑफ द पोर्चुगीज वी स्टार्टेड ट्रेडिंग विद यूरोप। तो आप देखोगे कि वेनिस के मर्चेंट्स इंडियन ओशन के साथ ट्रेड करते थे अरेबियन पेनिनसुला के थ्रू, और पोर्चुगीज और उनके बीच में लड़ाई होती है। द मेनिशियन मर्चेंट्स विल नॉट बी लाइकिंग द एंट्री ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया सर। यू विल फाइंड द मामलुक सुल्तान्स ऑफ इजिप्ट विल बी ट्रेडिंग विद इंडिया सर। तो आपको लिखना है फॉरेन ट्रेड के अंदर, तो आप लिख सकते हो कि वेनिस के साथ मर्चेंट्स यहाँ पे भारत में आते थे, इजिप्ट के सुल्तान आते थे सर, ऑटोमन एम्पायर के लोग बेसिकली भारत की तरफ व्यापार करने के लिए बढ़ते हैं। 1453 में ऑटोमन एम्पायर की फाउंडेशन हो चुकी है, और जब ये तीनों के तीनों व्यापार कर रहे थे इनको मौज आ गई थी सर। और जैसे ही बेसिकली पोर्चुगीज आते हैं तो इन तीनों को मिर्ची लग जाती है, और पोर्चुगीज को हराने के लिए इन तीनों तो महागठबंधन भी किया था, अगर आपको ना पता हो। दीव की लड़ाई आप कभी पढ़िएगा, उसमें इन तीनों का रोल पे दिखेगा सर, गेटिंग अपॉन। तो यू विल सी दैट द ट्रेड गेट डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द कमोडिटीज दैट वर बीइंग प्रोड्यूस्ड सर, समझे आप। और भारत में जो लोकल प्रोडक्शन हो रहा था वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ का लोकल प्रोडक्शन यहाँ पे आ रहा है सर, ठीक है। और फायदा ये हुआ कि गुजरात में कैम्बे का डेवलपमेंट हुआ, नीचे कोल्लम हुआ, बीच में मैंगलोर आ गया सर, है ना। यार इन मैंगलोर भी ऑल्सो कम टू नो इंपॉर्टेंट पोर्ट। यहाँ सिंध में देबल हुआ करता था, देबल अगर आपको याद होगा ये सिंध का सबसे बड़ा इनफैक्ट है ना पोर्ट हुआ करता था। कैम्बे आपको दिखेगा, सोमनाथ दिखेगा सर, ठीक है। तो यू फाइंड मल्टीपल एरियाज जहाँ पे पोर्ट्स का डेवलपमेंट आपको मिल जाता है। एंड कैम्बे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग गुड्स, कैम्बे में प्रोडक्शन होता था, कैम्बे से एक्सपोर्ट हो जाता था, क्योंकि यहाँ के व्यापारी ने दन्नी सिस्टम चलवाई थी। कैम्बे में जो सामान उतरता था वो दिल्ली तक पहुंच जाता था, क्योंकि अल्टीमेटली कैम्बे वाज पार्ट ऑफ दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी कॉन्कर्ड गुजरात, हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले सर, है ना। तो ऑल दिस रीजन जितना जितना सल्तनत के अंदर में आएगा वो सबका सब व्यापार को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा सर, ठीक। सो होता ये है कि जो आपकी लग्जरी आइटम है और बेसिक चीजें है, ये दोनों की दोनों चीजें आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। और राजाओं के द्वारा ओशनिक ट्रेड को बढ़ाने के लिए उसने कस्टम या क्या कहते हैं ड्यूटीज को कभी कभी बैन कराया। जैसे फिरोज शाह तुगलक के केस में देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने करीबन 28 प्रकार के अलग अलग टैक्सेस को अबॉलिश करवा दिया जो नॉन इस्लामिक कहा गया। तो उससे क्या व्यापार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कस्टम ड्यूटीज को, टोल्स को बेसिकली उसने कम करने की कोशिश की सर, गेटिंग अपॉन, है ना। राजाओं ने प्लांटेशन एग्रीकल्चर की तरफ जाने की कोशिश की। सो यू विल फाइंड कि जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो रहा था इसमें वेस्ट एशिया से जो सामान आता था उसका इमिटेशन होने की शुरुआत हुई। तो पर्शिया से अनार के दाने आते थे एक टाइम के ऊपर भारत में, फ्रॉम पर्शिया वी यूज्ड टू गेट पोमोग्रेनेट्स, दाड़म कहते हैं उसको लोकल लैंग्वेज। उस सिकंदर लोदी ने वैसा का वैसा ही पर्शिया से आना हुआ अनार का दाना है वो इंडिया में इमिटेट करवाया, बोले चल हम भी बनाते हैं, हम भी हमारे हिसाब से व्यापार करेंगे सर, गेटिंग अपॉन। तो होता क्या है कि जो बाहर से चीजें आ रही थी उसका भी इमिटेशन हो रहा है भारत में, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, हम हमारे हिसाब से भी पुश करवा रहे हैं। और फिर यहाँ की चीजें जो थी वो तो एक्सपोर्ट तो कर ही रहे थे सर। बंगाल के अंदर से क्या सिल्क का एक्सपोर्ट था कि नहीं था? हमने कल देखा था कि बंगाल इमर्ज एज सेंटर ऑफ दिस थिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, गेटिंग अपॉन। कश्मीर से कारपेट आती थी, चाइना तक भेजी गई है सर।
कश्मीर की कारपेट जो थी, कश्मीर की जो शॉल इंडस्ट्री थी, वो चाइना तक व्यापार हो रही है सर। तो जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो ओशनिक ट्रेड के थ्रू भी बढ़ता है सर, और बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स बन के आए सर। ये ट्रेडिंग सेंटर्स भारत के ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट और ओवरलैंड ट्रेडिंग कॉमर्स ऑलरेडी चालू ही था। तो आप देखिए कि कारवास के थ्रू दिल्ली से सामान खंभात तक पहुंचता था, एक खंभात से सामान बोट में डाल के वेस्ट एशिया पहुंचता था, वहां से यूरोप पहुंच जाता था सर। और इसी बेसिस के ऊपर से यू विल फाइंड कि मल्टीपल एरियाज के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाया जाता है, एंड विद द एंट्री ऑफ द यूरोपियंस इनटू द पिक्चर सर, उसके बाद और एक्सपेंशन होगा सर। तो दिल्ली में ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, इनलैंड ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, ओवरलैंड ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, ओशनिक ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ता है, चाइना तक व्यापार होगा, साउथ ईस्ट एशिया कवर करवाया जाएगा, इंडियन मर्चेंट्स विल बी गोइंग आउट ऑफ दी, मतलब है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी के थ्रू। हम साउथ अफ्रीका में व्यापार करते थे ना, केप ऑफ गुड होप तक, इसके लिए तो पोर्चुगीज को वहां पे रास्ते में मिल गए। वो वास्को ढूंढ रहा था, बोले यार भाई भारत, बोले आगे जाके राइट टर्न मार दो सर, मिल जाएगा। बोले कौन हो आप? मैं भारतीय हूँ, जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ बैठ जाओ सर, है ना, बोट में। तो बोले मैं अपनी बोट लेके, ठीक है मेरे पीछे पीछे फॉलो करना है ना, रास्ता मत भटकना। तो देन यू सी, आपको ये सवाल आना चाहिए कि भाई पोर्चुगीज को इंडियंस ने कैसे रास्ता दिखाई बन मालूम है सर। ये सब हो रहा है बेसिकली जब यहाँ पे ओशनिक ट्रेड का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था इन बिटवीन द 13th 14th एंड 15th सेंचुरीज। और इन सब के बेसिस के रूप में आप पकड़िए कि भारत इस पीरियड के अंदर जितना ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, उतनी ट्रेडिंग कम्युनिटीज बढ़ेगी, उतनी कमर्शियल सेंटर्स बढ़ेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, तो क्या अर्बनाइजेशन होगा कि नहीं होगा सर, समझे। तो दिस ऑल फैक्टर्स लेड टू द अर्बनाइजेशन। तो आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डिड द इंटरनेशनल ट्रेड सपोर्ट, ये ओवरलैंड ट्रेड के ऊपर से ही पूछा था 10 मार्कर। और देखो ये स्पेसिफिकली अगर ओवरऑल पूछता ना तो 20 मार्कर में पूछता, इनलैंड, ओवरलैंड एंड ओशनिक। उसको भी पता है कि ओशनिक में मसाला लिमिटेड होगा, इंटरनेशनल में लिमिटेड है, इनलैंड में है। इकट्ठा करके पूछ देगा 20 का पूछ देगा, बोले चलो थोड़ा बड़ा करते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया 1 घंटा से। तो अर्बनाइजेशन के बहुत सारे फैक्टर्स है, उसमें एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, नॉन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर, एंड द प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एक्चुअली एक्टेड एज अ कैटलिस्ट। फिर तो बाकी क्या था, राजा को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देनी थी, राजा को एम्पायर बिल्डिंग करना था, लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करना था, सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन बनने शुरू हो गए, कुछ कुछ शहर अपने प्रोडक्शन के लिए जाने गए हैं सर। तो उन सब के कारण फिर अर्बनाइजेशन होगा कि नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर के लिए थाना और चौकी का निर्माण किया गया, राजा के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर के लिए थाना बनाया गया, बलबन ने थाना बनाए थे, बहुत सारे मिलिट्री आउटपोस्ट बनाए थे सर, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स रिजल्टेड इनटू अ कंडीशन वेयर वी सी कि जहां से अर्बनाइजेशन को पुश किया गया सर। तो लास्ट टॉपिक अभी बाकी है, वो है द फैक्टर्स कॉजिंग अर्बनाइजेशन। ये क्या है, किस तरह से, उसको कल आधे घंटे में कंक्लूड करेंगे और मिडिवल की सल्तनत की इकोनॉमी को खत्म करेंगे। फिर हम लोग कल ही शुरू करेंगे सल्तनत के आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक के ऊपर, और कल हम लोग इनकी लिटरेचर के ऊपर चले जाएंगे, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जाएंगे और ऑथर्स के ऊपर जाएंगे सर, ठीक है ना। परसों इनका आर्किटेक्चर खत्म करते हुए सल्तनत को कंक्लूड करें। कल तो क्लास है नहीं सर, मैं तो भूल ही गया था सर, है ना। तो हम संडे मिलेंगे सर, है ना, कल सी ऑन संडे। तो संडे और मंडे मोस्ट प्रोबब्ली विल बी एबल टू कंक्लूड द सल्तनत पार्ट, और फिर हम लोग रीजनल स्टेट्स का एक सेशन लेंगे। अरे रीजनल स्टेट्स थोड़े बहुत करवाने पड़ेंगे, विजयनगर इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें तो 2 घंटा 3 घंटा लगेगा सर, पर वो गुजरात है, राजस्थान है, एंड क्या कहते हैं बंगाल है सर, बहमनी सुल्तान से, तो उन सबको थोड़ी बहुत डिस्कस करवाएंगे सर, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा मोटा मोटा इकोनॉमी का साइड मोस्ट प्रोबब्ली कंक्लूड हो गया, खाली अर्बनाइजेशन का एक टॉपिक बाकी है, तो लिंकअप हो गया। तो न्यू क्राफ्ट हो गए, इंटरनेशनल ट्रेड हो गए, एग्रीकल्चर के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया सर। उसके बाद हमने नॉन एग्रीकल्चर, अब देखिए ये प्रश्न, हाँ देखिए, डिलिनिएट द नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड अर्बन इकोनॉमी सर, देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। हाँ, डिलिनिएट द नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, नॉन एग्रीकल्चर मतलब कल हमने जो करा था। आज अर्बन इकोनॉमी में क्या डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी अभी हमने, और कल थोड़ा और इसके ऊपर चर्चा करेंगे सर। टेक्सटाइल हमने देख लिया, समझे, पीजेंट्री बाकी है, उसमें आधा पीजेंट्री खत्म किया है अप टू 15th सेंचुरी सर, है ना, 15 16 17वीं में लोग मुगल आ जाते हैं, तो थोड़ा मुगल का बाकी है कहानी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे सर, ठीक। इंडस्ट्रीज देख लिया है, इंडस्ट्रीज हमने कारखाना सिस्टम देखा सर, 2 प्रकार की इंडस्ट्रीज हमने समझने की कोशिश की सर, एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज, पब्लिक इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से हो रहा है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें आप ये ट्रेड एंड कॉमर्स के सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर लिख सकते हो सर, ठीक। अब ये कंडीशन ऑफ लेबर है, थोड़ा एक्सपेक्टिंग है, इसमें आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, एक आध दिन समय मिलता है तो कल परसों इसके ऊपर थोड़ी प्रकाश डाल देंगे सर, ठीक है ना। अरे नहीं नहीं यार, क्यों यार, एक प्रश्न के लिए पूरी किताब क्यों पढ़ोगे सर, जब आपको मैंने बताया, देखिए एज अ टीचर इट इज माय ड्यूटी टू कंप्लीट एंड गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक्स, है ना। तो एक दो प्रश्न के लिए आप फिर पूरी किताब पढ़ोगे तो बहुत कॉस्ट बेनिफिट लंबा हो जाएगा। सेल्फ स्टडी में तो ठीक है सर, समझे, हाँ ठीक है सर। आंसर राइटिंग का ग्रुप का कुछ एरर आया है, मैं आपको उसको अपडेट करता हूँ सर एक आध दिन में सर, है ना, ये छुट्टी में 2 दिन में अपडेट कर देता हूँ वापस, ठीक है। तो पिक्चर इज क्लियर माय फ्रेंड, द होल पिक्चर इज क्लियर, एंड हाउ वी हैव प्रोसीडेड विद दिल्ली सल्तनत। तो एजुकेशन की कहानी बाकी है, एजुकेशन वी आर स्टिल लेफ्ट आउट, वो तो कल पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि कल लिटरेचर, कल पहले एजुकेशन पढ़ेंगे फिर लिटरेचर को पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, है ना। पहले एजुकेशन दिया जाएगा फिर कविरा जाएंगे ना, पहले शिक्षा का विकास होता है, फिर अंदर से कवि अपनी इच्छाएं बाहर प्रकट करेगा। तो एजुकेशन एंड लिटरेचर इज पार्ट रिलेटेड टू दैट सर। आप क्या करते हो कि लिटरेचर को रट्टा मारते हो, है ना, आप पकड़िए सर, है ना, आप एजुकेशन को रट्टा मारते हो, वैसे एजुकेशन शुड नॉट बी रट्टा फाइड, ओके। लिटरेचर को, बुक का नाम कभी याद, रट्टा मारोगे तो नहीं याद रहेगा, उसके कंटेक्स्ट में देखिए, ऑथर ने क्या कहा था, क्यों कहा था, अब बरानी क्यों क्रिटिसाइज करता है, समझ में आया सर। तो एक अर्बन पोर्शन बाकी, अर्बनाइजेशन कैसे हुआ। मेरा मानना है कि नेक्स्ट टाइम स्पेसिफिकली प्रश्न पूछेगा कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ थर्ड अर्बनाइजेशन, व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पांसिबल बिहाइंड दैट। जैसे इस बार क्या पूछा था, खाली और खाली इसने पूछा था कि व्यापार के कारण अर्बनाइजेशन हुआ, ये प्रश्न पूछा ना सर। स्पेसिफिकली पूछेगा कि थर्ड अर्बनाइजेशन के पीछे कौन से थे, व्यापार के सिवा पॉलिटिकल फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले था, और इसमें सूफियों का भी बहुत बड़ा रोल प्ले था, क्योंकि जो छोटे छोटे कस्बे थे ना, स्मॉल टाउन्स, जहाँ पे सूफी सेटल हुए थे खानकों में, तो खानक में सूफियों का जो सेटलमेंट हुआ वो भी अर्बनाइजेशन को पुश करता है सर। उसमें बहुत फैक्टर्स है, कल्चरल फैक्टर भी है।
तो कल हम लोग अर्बनाइजेशन के फैक्टर्स को देख लेंगे, शहरीकरण क्यों हो रहा है, तो फिर आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अब वो आएगा तो इनलैंड ट्रेड के ऊपर से प्रश्न आएगा। इनलैंड ट्रेड से प्रश्न नहीं आया है, ओवरलैंड ट्रेड तो आ गया ना, इंटरनेशनल ट्रेड है ना, जमीन के रास्ते के थ्रू नॉर्थ इंडिया में हो रहा है। मैरीटाइम ट्रेड से प्रश्न नहीं है, वो 10 मार्कर ही पूछेगा, उसमें कमोडिटीज फिक्स होनी चाहिए, आपको रोल ऑफ स्टेट पता होना चाहिए, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस पता होने चाहिए। देखो मैंने आपको ग्रेवी बना के दे दिया, आपको ना पता हो, आपको मेरा अप्रोच, काफी बच्चे जो नए हैं उनको अप्रोच समझ में पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट व्हाट आई एम डूइंग इज कि आई एम हेल्पिंग यू टू मेक द ग्रेवी, सो दैट प्रश्न कोई भी आया आप उसको ये 5 7 10 पॉइंट से आप टैकल कर पाओ। याद नहीं रहता है बाबू, समझे, बॉल बाय बॉल कमेंट्री देखोगे तो आप थक जाओगे सर, ठीक है। फिर आपको इलैबोरेट करना है, एग्जांपल फैक्ट्स को डाल देनी है कहीं कहीं पे, मर्केंटाइल कम्युनिटी सबका याद ना रहे, कुछ कुछ है ना, सौदागर का नाम याद रहेगा, ठीक है। वैसे करिए सर, है ना। चलिए मैं मिलता हूँ आपको संडे को मिलता हूँ, एंड वापस कंटिन्यू करते हैं।